नमस्कार दोस्तों, राम राम सा। स्वागत है आपका इंडियन हिस्ट्री क्रैश कोर्स में। ये इंडियन हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री का क्रैश कोर्स है। मैं अब तक आपको दो पार्ट करा चुका हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने यूरोपियों के आगमन से लेके 1857 तक की क्रांति का पूरी कहानी आपके लिए बताई थी। उसके बाद सेकंड पार्ट में बहुत सारे जो सामाजिक आंदोलन ये थे और सामाजिक सुधारक थे, कुछ अंग्रेज़ों के जो गवर्नर जनरल थे और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में बताया था। तो बहुत दिनों बाद में आज पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड में भारत की 1857 से लेके 1947 तक के इतिहास को कवर करने की कोशिश की है। मैंने इतनी कोशिश की है कि आप किसी भी एग्जाम में चले जाएं तो 70 से 80% सवाल इसी वीडियो लेक्चर में से आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैं पार्ट 4 लेके आऊँगा जिसमें इस लेक्चर में कुछ एक फैक्ट बच गए होंगे उन्हें कवर करने की कोशिश करूँगा। और पार्ट 5 में पुराने ईयर्स में जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के पुराने ईयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबको कवर करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो जो मुझे समझाना होगा, मेरे पास में बोर्ड है, मैं उस बोर्ड पे समझाता चलूँगा और जो स्क्रीन पे लगाना होगा मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। जहाँ जहाँ पे मुझे इमेज लगानी है वो इमेज लगा दूंगा। और बाकी नोट्स जो हैं इस लेक्चर के आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पिछले वाले लेक्चर के भी आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पुराने वाले लेक्चर में। तो ठीक है, अगर आपने यूरोपियों के आगमन से लेकर 1857 तक की वो कहानी नहीं देखी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझाई है मैंने मैप का यूज करते हुए। मैप तो आज वाले लेक्चर में भी यूज करूंगा, नहीं देखी है तो उसे जरूर देख लेना, उसके बाद ये समझेंगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये 1857 से लेके 1947 की भारत की स्वतंत्रता संघर्ष की कहानी है। इसे पूरा कहानी के रूप में लेके चलेंगे और बीच बीच में जहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से होंगे उन्हें बताने की कोशिश करूंगा। मेरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मैं आउट द टॉपिक चला जाता हूँ, 360 डिग्री कवर करने के चक्कर में बहुत आगे निकल जाता हूँ। बट ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाएगा, इसलिए मैं अपने आप को रोकने की कोशिश करूंगा, बहुत सारी चीज़ों को सीमित रखने की कोशिश करूंगा, यानी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम बेस्ड फोकस रखने की कोशिश करूंगा। बाकी 360 डिग्री अगर मैं आगे अगर क्या मैं 100% बनाऊंगा, हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज बनाऊंगा आईएएस के हिसाब से, तो उसमें हर टॉपिक को बड़े डिटेल से कवर करेंगे। अभी का जो है समझाऊंगा, अभी मैं आपको स्टोरी भी बताऊंगा, उसके बाद फैक्ट भी बताऊंगा और साथ साथ में एग्जाम में क्या क्या पूछे जाने वाले हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को समझना है तो तीन चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है स्टोरी। सबसे पहले आप उसकी कहानी को समझो कि क्यों हो रहा है ऐसा सब घटनाक्रम, ये सब स्टोरी होती है। उसके बाद में आता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट यानी बेसिक चीज़ें समझो, बेसिक क्या क्या कारण है उन सब चीज़ों के। उसके बाद में फैक्ट आता है, यानी डेट रटो, नामों को रटो तो फैक्ट आता है। अगर आप तीनों चीज़ों को सही ढंग से कवर करते हो, स्टोरी, कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट, तो उसके बाद में आपको किसी भी सब्जेक्ट को समझने में बहुत आसानी रहती है। और डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करो, सब्जेक्ट हिस्ट्री को ज्योग्राफी से कनेक्ट करने की कोशिश करो, हिस्ट्री को पॉलिटी से कनेक्ट करने की कोशिश करो तो बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए मैं आपको सबसे पहले इंडेक्स बता देता हूँ। इंडेक्स में मैं आपको इस 1857 से 1947 तक की क्रांति को तीन पार्टों में बांटने वाला हूँ। मैंने हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में आपको बताया था कि हिस्ट्री को नॉर्मली विचारधाराओं के आधार पर अलग अलग विचारधाराओं में बांटा जाता है। जैसे कि वामपंथी इतिहास होता है, राइटपंथी यानी दक्षिणपंथी इतिहास होता है, और एक होता है मिड वाला जिसे बोल सकते हो, जिसे एनसीईआरटी मानती है यानी कांग्रेस वाला। भारत जब आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद में 1947 के बाद में कांग्रेस सरकार आ गई। जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने जितने भी अच्छे अच्छे इतिहासकार थे उन्हें भारत का इतिहास लिखने का काम दिया। तो मोस्टली आज के इस लेक्चर में मैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड इतिहास ही पढ़ाऊंगा। इसमें कोई विवादास्पद टॉपिक को कवर नहीं करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है आपके विचार हिस्ट्री के बारे में अलग अलग हो सकते हैं, बट मैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी कराऊंगा। मैं ना दक्षिणपंथी पे जाऊंगा ना वामपंथी पे जाऊंगा, थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा अगर मुझे जरूरत पड़ी, लेकिन सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर है तो मैं सारा उसी हिसाब से कवर करने की कोशिश करूंगा। तो एनसीईआरटी ने, या भारत की आज़ाद होने के बाद में 1947 के बाद में जब जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने जितने भी इतिहासकारों को काम सौंपा भारत का इतिहास लिखने के लिए, तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से सबसे ज़्यादा बड़ा महत्वपूर्ण योगदानकर्ता माना इतिहास में। यानी पूरे इतिहास को ही 1857 से 1947 तक के पूरे इतिहास को ही कांग्रेस का इतिहास बना के चला दिया। यानी कांग्रेस ने जो जो काम किया उसे ही हिस्ट्री मान लिया गया। बाकी बहुत सारी अलग घटनाएं ऐसे हुई जिनका भारत की आज़ादी में ज़्यादा योगदान था, कांग्रेस से भी ज़्यादा योगदान था। बट एनसीईआरटी है, हिस्ट्री जो बनाई है वही पढ़नी होती है, तो हम उसी हिसाब से कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी फिर भी मैं बहुत सारे क्रांतिकारी नेताओं, क्रांतिकारी जो देश के लिए अपना बलिदान दे चुके थे उनके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। तो शुरुआत करते हैं
1857 से लेकर 1947 तक की कहानी की। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 1857 की क्रांति पे खत्म कर दिया था और बता दिया था कि सारे सारे कारण कैसे, क्यों 1857 की क्रांति हुई और क्यों वो असफल हो गई। अब 1857 के बाद में 1885 तक कोई खास हिस्ट्री में बदलाव नहीं आया, कोई नए परिवर्तन नहीं आए। बस बड़े लेवल पे, हायर लेवल के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे वो अंग्रेजों के साथ मिल मिल करके कुछ एक नए नए कानून बनवा रहे थे। बाकी 1885 तक और 1857 के बीच में कोई ऐसा स्पेशल बदलाव नहीं आया। 1885 में एक अंग्रेज अधिकारी थे, ए ओ ह्यूम। उन्होंने दादा भाई नेहरू और डब्ल्यू.सी. बनर्जी के साथ में मिलकर के कांग्रेस का गठन किया। कांग्रेस के गठन पर विवाद रहता है। कांग्रेस के गठन पर विवाद इसलिए रहता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि कांग्रेस को अंग्रेजों ने अपने सुरक्षा के लिए बनवाया था, सेफ्टी वाल्व के रूप में बनवाया था। सेफ्टी वाल्व कैसे कि शुरुआत में जो जितने भी लोग कांग्रेस के थे वो सब के सब अंग्रेजों के चापलूस थे, ज्यादातर अंग्रेजों के चापलूस थे कि अंग्रेज जो कर रहे हैं वो अच्छा है, बट धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बदलाव लेके आओ, ये शुरुआत में। बाकी कांग्रेस वाले जो आज के समय पे बोलते हैं कि देश की आज़ादी के लिए, देश में नई विचारधारा लाने के लिए ऐसा किया गया, तो दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं। तो इतिहास को 1857 से लेके और 1947 तक सिर्फ 3 भागों में बांटती है एनसीईआरटी। एक होता है जब कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 से लेके 1905 तक, 1885 से लेके 1905 तक। मैं पूरा का पूरा बोर्ड पे भी लिख देता हूँ और आपकी स्क्रीन पर जहाँ जरूरत होगी वहाँ मैं आपको बताता चलूँगा। पहला जो होता है 1895 से लेके 1905 तक, इसे नॉर्मली उदारवादी युग कहा जाता है। यानी बड़े बुजुर्ग लोग थे वो कांग्रेस में शामिल थे और वो अंग्रेज जो कर रहे थे उनके साथ में थे, बस थोड़ा थोड़ा चेंज लाना चाहते थे, ज़्यादा बदलाव नहीं लाना चाहते, क्योंकि वो बड़े जो लोग थे, जमींदार जो लोग थे, वो अंग्रेजों के साथ में खुश थे। जनता जो पिस रही थी, जनता के साथ जो अत्याचार हो रहा था वो सामान्य जनता थी। कांग्रेस में शुरुआत में जितने भी लोग थे वो बड़े बड़े अमीर लोग थे, यानी जमींदार लोग थे या राजा महाराजाओं के इस तरीके के लोग थे। तो 1885 से 1905 तक जो था उसे अपना नरमपंथी दौर कहा जाता है या उदारवादी दौर कहा जाता है। आप अपनी स्क्रीन पर ही देखते चलिए। दूसरा जो दौर आता है 1905 से 1917 तक, जिसे गर्मपंथी या उग्र चरण, एक्सट्रीम स्टेज वाला आता है। यानी 1905 में जब बंगाल का विभाजन हो जाता है तो उसके बाद में भारत में एक तरीके से उग्र आक्रोश पैदा हो जाता है और अंग्रेजों के खिलाफ हथियार के साथ में खड़े होने लग जाते हैं लोग। बहुत सारे बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग, भगत सिंह आजाद, चंद्रशेखर जैसे बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ बंदूक से लड़ना चाहते हैं। 1895 से 1895 नहीं है, ये 1885 है। 1885 से लेके 1905 तक के जो कांग्रेस के सदस्य थे वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की चापलूसी ही करते थे नॉर्मली, ठीक है। लेकिन बाद में वो जो 1905 से लेके 1917 तक का जो दौर आया था उसमें नरमपंथियों की जगह गर्मपंथियों ने थोड़ी सी विचारधारा को हावी कर दिया था। उसके बाद में 1915 में हमारे महात्मा गांधी जी आ जाते हैं और 1915 से पूरी कांग्रेस महात्मा गांधी के हाथों में चली जाती है। पूरी कांग्रेस महात्मा गांधी को फॉलो करने लग जाती है। बाकी ऐसा नहीं कि बहुत सारी अलग अलग घटनाएं नहीं हुई होंगी, अलग तरीके की विचारधारा नहीं रही होगी, लेकिन हमारा जो इतिहास है वो इसी पर आधारित है। तो अब याद रखना है 1885 से लेके 1905 तक का नरमपंथी, 1905 से लेके 1915 बोल लो या 1917 बोल लो गर्मपंथी समय, और 1917 से लेके 1947 गांधी युग। तो इस लेक्चर को पढ़ने के साथ साथ में आप अपने साथ में कॉपी पेन लेके बैठें और मैं जहाँ जहाँ कहूँ वहाँ टाइमलाइन बनाने की कोशिश करें। बाकी तो मैं आपकी स्क्रीन पर लगाता ही चलूँगा, और नहीं बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ है नीचे से डाउनलोड कर लेना, बट आप साथ साथ में टाइमलाइन बनाएंगे तो आपको याद हो जाएंगे और एग्जाम में आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ओके, पहला जो एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि पहला अंग्रेजों के विरुद्ध अगर कोई संघर्ष हुआ था वो कौन सा था, तो सन्यासियों का विद्रोह था, जिस पर आनंद मठ नामक पुस्तक लिखी गई बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ पुस्तक लिखी गई, जिसका मैं लास्ट लेक्चर में जिक्र कर चुका हूँ, जिसमें वंदे मातरम नाम से एक नारा दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक लंबा संघर्ष था जिसकी औपचारिक शुरुआत 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के साथ हुई। इसके 3 चरण थे। प्रथम चरण 1885 से लेके 1905, द्वितीय चरण 1905 से लेके 1919 बोल लो, ठीक है, जब तक महात्मा गांधी एक्टिव नहीं हुए, आने को तो 1915 में आ गए, और तृतीय चरण जो है 1919 से लेके 1947, ठीक है। तो प्रथम जो चरण था उसमें लक्ष्य जो था अस्पष्ट था, कांग्रेस का कुछ भी नहीं पता था कि हम क्या करने चाहते हैं। आज़ादी का नाम तो जानते ही नहीं थे, बिल्कुल ही नहीं जानते थे कि हमें आज़ादी चाहिए, ठीक है। स्वराज शब्द भी यूज नहीं किया जाता था कि
देखो दो तरीके का होता है आज़ादी भी। एक तरीके वैसे अपने पॉलिटी वाली क्रैश कोर्स में बता चुका हूँ। एक होता है गणतंत्र, कि हमारा जो राजा होगा यानी देश का जो प्रमुख होगा, जैसे कि हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति है, उसे भी जनता चुनेगी। एक होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र, ठीक है। लोकतंत्र का मतलब हमारा देश का जो कार्यकारी प्रमुख होगा यानी प्रधानमंत्री जो होगा उसे भी जनता चुनेगी। तो भारत दोनों ही है अभी, ठीक है। और अंग्रेजों के समय पे ना भारत गणतंत्र था ना लोकतंत्र था। शुरुआत में भारत के लोग इनका मांग ही नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे लोकतंत्र तक की तो मांग नहीं की जानी, स्वराज्य की मांग की जाने लगी कि हमारा अपना राज्य होना चाहिए। अभी गणतंत्र की मांग नहीं की जा रही थी, मतलब वो चाहते थे, धीरे धीरे चाह रहे थे, बाद में मांग की जाने लगी गणतंत्र की भी। शुरुआत में जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे वो अंग्रेजों को अच्छा मानते थे, और वे यही मानते थे कि अंग्रेजों के कारण बहुत सारी अच्छाइयां आ गई हमारे समाज में। तो वो इन चीजों को मानते ही नहीं थे, लोकतंत्र और गणतंत्र की सारी। धीरे धीरे लोकतंत्र की मांग उठने लगी और बाद में गणतंत्र की मांग उठने लगी। ओके, समय के साथ मैं लेक्चर में बताता चलूंगा। द्वितीय चरण जो इसमें, प्रथम चरण में बुद्धिजीवी मध्य वर्ग जो था वो प्रतिनिधित्व कर रहा था। यह वर्ग पश्चिमी उदारवादी तथा अतिवादी विचारधारा से प्रभावित था। यानी जैसा कि अंग्रेज सोच रहे थे, अमेरिका वाले सोच रहे थे, यानी पश्चिमी उदारवादी विचारधारा से प्रभावित था। उसके बाद में आता है द्वितीय चरण। इसमें कांग्रेस जो है थोड़ा सा परिपक्व होने लग जाती है, लक्ष्य स्पष्ट होने लग जाते हैं, बीच में गर्म दल और नरम दल अलग हो जाते हैं। भारतीय जनता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास का ये लक्ष्य रख लेती है कांग्रेस। तृतीय चरण जो होता है वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में होता है। इसमें पूर्ण स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रख लिया जाता है। अब मैं आपके स्क्रीन पर टाइमलाइन लगाता चलूंगा, आप बनाना चाहें तो बनाते चलें, ठीक है। और मैं स्क्रीन पर ही आपको समझाता चलूंगा, बोर्ड पे समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा। एक एक चीज़ को मैं स्क्रीन पर लगा के ही समझाता चलूंगा। ये टाइमलाइन है और ये इसमें से ही एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं 1885 की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 1885 में ए ओ ह्यूम एक अंग्रेज अधिकारी थे, आईसीएस थे, इंडियन सिविल सर्वेंट थे। लंदन में उनका एग्जाम होता था तो लंदन में चुन के आते थे। ए ह्यूम जो आईसीएस थे, लेकिन भारत के एक समाज में जो प्रॉब्लम थी उनसे वो प्रभावित हो रहे थे और अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ थे वो थोड़ा बहुत, तो ठीक है। तो उन्होंने 1885 में दादाभाई नेहरू जो कि एक पारसी व्यक्ति थे और व्योमेश चंद्र बनर्जी उनके साथ में कांग्रेस की स्थापना करी। कांग्रेस का प्रथम जो सम्मेलन हुआ था वो मुंबई में हुआ था और तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। आज भी कांग्रेस का दिसंबर अधिवेशन जब होता है वो दिसंबर के महीने में ही होता है, ठीक है। आप याद रखना, कभी भी होता है। जैसे अभी राहुल गांधी जी अध्यक्ष हैं तो कांग्रेस का जब भी अधिवेशन होगा दिसंबर के महीने में ही होता है। उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। तो याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के गठन के समय वायसराय का नाम क्या था, लॉर्ड डफरिन। अगली सीधी घटना जो होती है वो 1905 में होती है। बंगाल वाला जो क्षेत्र था, मैं आप परमानेंट मार्क मैप है मेरे पास में, उसे आपके लिए लगा देता हूँ। ये शायद कुछ पिछले लेक्चर का मिटा नहीं पाया मैं, वो लिखा ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बंगाल वाला जो क्षेत्र था, लास्ट लेक्चर में भी बताया था मैंने, यहाँ पर बहुत सारे सामाजिक आंदोलन होने लग गए थे, राजनीतिक पुनर्जागरण होना शुरू हो गया था। तो बंगाल से अंग्रेज घबरा गए थे, हिंदू मुस्लिमों में एकता थी। बंगाल में उन्हें बहुत डर लगने लग गया था कि अगर यहाँ का पुनर्जागरण सक्सेसफुल हो गया, लोग जागरूक हो गए, अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, तो ये क्या होगा कि अपने अंग्रेज लोगों को भगा देंगे। तो अंग्रेजों ने एक चाल चली जिसे फूट डालो राज करो की नीति कहा जाता है। अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिमों को आपस में लड़ाने का काम किया। अंग्रेजों ने इस बंगाल को दो भागों में बांट दिया, बीचों बीच में इधर वाले बंगाल को पूर्वी बंगाल बोला, इधर वाले बंगाल को पश्चिम बंगाल बोला। ये बंगाल हिंदुओं के लिए दिया, ये बंगाल मुसलमानों के लिए दिया। और अंग्रेज ओरिजिनली अपनी जो रणनीति थी उसमें कामयाब हो गए, ठीक है। यानी हिंदू मुस्लिमों में उन्होंने झगड़ा करवा ही दिया, जिसके बाद में लोग आपस में ही लड़ने लग गए, अंग्रेजों के पास में जाने का समय नहीं रहा। इसका शुरुआत में जब लॉर्ड कर्जन ने इसका विभाजन किया तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। इसके खिलाफ में स्वदेशी आंदोलन चलाए गए। जिस दिन 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था, सोरो डे मनाया गया था कि हमें नहीं चाहिए विभाजन, हम हिंदू मुस्लिम अलग होना नहीं चाहते हैं। बट जो चाहते थे अंग्रेज धीरे धीरे उसमें सफल हो गए। यानी शुरुआत जो उन्होंने की थी हिंदू मुसलमान लड़ाने की, वो यहाँ से शुरुआत की थी। उसके बाद में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी ढाका में, आगा खां और सलीम खां के नेतृत्व में। इसमें भी नॉर्मली माना जाता है कि अंग्रेजों का ही बैकवर्ड में हाथ था। पीछे से अंग्रेजों ने मुस्लिमों के जो बड़े बड़े रहनुमा थे उनको सपोर्ट किया कि आप खड़े हो जाओ और एक नई पार्टी कांग्रेस के अपोजिट में बना दो। कांग्रेस को उन्होंने हिंदुओं का बताया अंग्रेजों ने,
कांग्रेस को हिंदुओं का बता करके मुसलमानों को खड़ा करने की कोशिश की, ताकि इनके साथ में एक पैरेलल में एक बड़ी पार्टी खड़ी हो जाए, ताकि ये लोग आपस में ही लड़ते रहें। जबकि कांग्रेस का हिंदू मुस्लिम से कोई समर्थन नहीं था। आगे पूरे लेक्चर में आपको समझ में आता जाएगा। ओके, उसके बाद में 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था। सूरत में अधिवेशन हुआ था। सूरत अपने गुजरात में पड़ता है। तो सूरत में गरम दल और नरम दल दोनों अलग अलग पार्टियों में बट गए। नरम दल वाले थे कि हाँ चलो अंग्रेज सही कर रहे हैं, धीरे धीरे इनसे सुधार करवाने की कोशिश करेंगे और बहुत बाद में आज़ादी मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। गरम दल वाले कहते थे कि अंग्रेज ऐसे मानने वाले नहीं है, हमें अभी आज़ादी चाहिए, जल्दी आज़ादी चाहिए। तो यही था, उन दोनों में मतभेद होने लग गए। गरम दल के जो नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, तो ये अलग होकर के गरम दल उन्होंने अलग बना लिया। ओके, उसके बाद में 1909 में पार्लियामेंटो सुधार आया था, जिसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन यानी सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हो गई थी। 1907 में कांग्रेस अलग हुई। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1906 में जो मुस्लिम लीग बनी थी उसने अंग्रेजों से सिफारिश की थी कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन यानी आरक्षण रिजर्वेशन दे दिया जाए। और अंग्रेज तो चाहते ही ये थे, बस उन्हें एक चिंगारी की जरूरत थी। तो अंग्रेजों ने 1909 के जीओआई एक्ट में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। यहाँ से सांप्रदायिक पंचायत जिसे बोला जा सकता है, सांप्रदायिक एक तरीके से भेदभाव की शुरुआत हो चुकी थी, सांप्रदायिक झगड़ों की शुरुआत हो गई थी आपस में। उसके बाद में 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय नाम से उस समय अपने वायसराय थे। उनके समय पे राजा जो थे जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के, वो भारत आए थे। ब्रिटिश शासनकाल में शायद वो अकेले ही राजा थे जो भारत आए थे। तो 1911 में जब वो आए तो उन्होंने राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर करवा दिया और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। लेकिन फूट तो डाल ही चुके थे, बंगाल विभाजन रद्द करने से क्या मतलब हुआ? जो आज का बांग्लादेश है वही पूर्वी बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल है वही पश्चिम बंगाल था उस समय का, ठीक है। तो उन्होंने फूट डाल दी, बाद में विभाजन को रद्द करने से कोई मतलब नहीं, फूट डालने का काम था, उनका काम सफल हो गया था। इसमें एक सवाल थोड़ा सा आज मेरे पास आया था कि सर दिल्ली को राजधानी कब ट्रांसफर किया गया? एक्चुअली में अनाउंसमेंट जो हुआ था वो 12 दिसंबर 1911 को हो गया था। यानी दिसंबर 1911 में घोषणा हो चुकी थी कि दिल्ली को राजधानी बनाया जाएगा, कोलकाता से हटा करके घोषणा हो गई थी अपना दिसंबर 1911 में। लेकिन ट्रांसफर करने में समय लगने में अप्रैल 1912 तक जाकर के राजधानी पूर्ण रूप से हुई। तो अप्रैल 1912 में दिल्ली पूर्ण रूप से राजधानी हो गई और घोषणा 1911 में हुई। तो पूछा जाता है अगर ऐसे की घोषणा हुई तो 1911 लिख देना, और कब ट्रांसफर हुई राजधानी पूर्ण रूप से तो 1912। बाकी ऐसा नहीं पूछा जाता है, घोषणा का ही पूछा जाता है तो आप 1911 उसमें लिख देना, क्योंकि उस समय इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम आए थे। उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द किया और राजधानी दिल्ली में परिवर्तित कर दी। उसके बाद में इंपॉर्टेंट घटना होती है महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से वापस आने की। महात्मा गांधी आगे पूरी अपनी जो संघर्ष है, स्वतंत्रता संघर्ष है, उसमें बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं, क्योंकि महात्मा गांधी 1895 से लेके 1915 तक दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे और 20 साल उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में अंग्रेजों की हालत खराब कर दी थी। अंग्रेजों के खिलाफ ऐसे आंदोलन चलाए थे कि अंग्रेजों को झुकना पड़ रहा था। तो अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी की प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा हो गई थी भारत में भी और इंग्लैंड में भी कि बहुत सारे लोग गांधी जी को बुलाना चाहते थे और भारत में शामिल करना चाहते थे। तो भारत के एक नरम दल के एक नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, उन्होंने एक क्रिश्चियन पुजारी को बोला था जो कि गांधी जी के फ्रेंड थे, उनको बोला था कि गांधी जी को भारत लाओ, क्योंकि अब समय आ गया कि अब मैं खत्म होने वाला हूँ, मेरी उम्र हो चुकी है। गोपाल कृष्ण गोखले बहुत अच्छे एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, बट उन्हें लगा कि हाँ अभी मेरे जाने के बाद में पता नहीं क्या होगा, देश का कहीं ऐसा तो नहीं होगा रेडिकल हाथों में चलाया जाए, आतंकवादियों के हाथ में। आज़ादी मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, आज़ादी से इंपॉर्टेंट है कि देश के जो आगे का विकास करना है, देश का एक जो नेशन बिल्डिंग है वो एक अच्छी होनी चाहिए। तो उन्होंने महात्मा गांधी जी को बुलाया और महात्मा गांधी जी से बोला कि अब मैं तुम्हारे हवाले सौंप रहा हूँ भारत को, आप पहले 2-3 साल पूरे भारत को भ्रमण कीजिए और उसके बाद में अपने हिसाब से तुमने जो नियम बनाए हैं सत्याग्रह का, अहिंसा का, उन्हीं नियमों का पालन करते हुए पहले नेशन बिल्डिंग करो और उसके बाद में आज़ादी देना। नेशन बिल्डिंग इंपॉर्टेंट होता है, देश का निर्माण इंपॉर्टेंट होता है, आज़ादी बाद में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लोगों की अलग अलग सोच है, गांधी जी वाली सोच अलग थी। ओके, तो महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए, जिसे आज के समय पे प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी के दिन। ओके, उसके बाद में आगे जो इंपॉर्टेंट घटना होती है वो 1916 में होती है। इस समय होम रूल लीग की स्थापना की गई।
होम रूल लीग जो है 2 जगह स्थापित किया गया। मद्रास में एनी बेसेंट ने किया था और बेलगांव में तिलक ने किया था। लास्ट लेक्चर में मैं एनी बेसेंट और तिलक के बारे में बहुत कुछ बता चुका हूं, ठीक है, इस वाले में नहीं बता पाऊंगा। ओके, आगे 1916 में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के बीच में समझौता हो गया, जिसे लखनऊ समझौता कहा जाता है। और 1916 में ही गरम दल और नरम दल दोनों आपस में आकर के मिल गए, तो इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से बोला जाता है। यानी अब जो थे, जो राष्ट्रवादी लोग थे, जो भारत की स्वतंत्रता चाहते थे, सभी के सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे थे। कांग्रेस जो थी नरम दल वाली, वो मुस्लिम लीग से मिल गई। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्टियां थी और ये आपस में आकर के मिलने लग गए थे। अब अंग्रेजों को निश्चित सी बात है प्रॉब्लम आने वाली थी, तो धीरे धीरे अंग्रेज कुछ नए रूल्स लेके आने लग गए। ठीक है, तो गांधी जी के बारे में बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा एग्जाम की दृष्टि से ही बात करेंगे, आउट ऑफ द सिलेबस नहीं जाने की कोशिश करूंगा मैं। गांधी जी 1915 में भारत आए थे। 9 जनवरी 1915 को गोपाल कृष्ण गोखले जी के गोखले, जो उनके गुरु हैं, मेंटर बोला जाएगा उन्हें, राजनीतिक गुरु पूछ लिया जाता है कभी कभी गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो उनके राजनीतिक गुरु हैं वो हैं गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु हैं वो एम.जी. रानाडे हैं। चलो ठीक है, गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला कि आप भारत आ गए, अफ्रीका में अच्छा आपने सफल प्रयोग किया, अब आपको पहले भारत को भ्रमण करना है। तो गांधी जी लगातार 2 साल तक पूरे भारत में ट्रेन में सफर करते रहे थे। पूरा भारत घूमा था उन्होंने कि भारत की कंडीशंस क्या है, भारत में कितनी गरीबी है, भारत के लोगों की सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, राजनीतिक, धार्मिक, सब तरीके से उन्होंने समझा था पूरे भारतीय समाज को। उसके बाद उन्होंने साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद से थोड़ा सा दूर एक आश्रम बना लिया था, साबरमती आश्रम, और वहां पर रहने लग गए थे। 2 साल के बाद में 1917 की बात है, 1917 में बिहार वाले क्षेत्र में, ये वाला जो क्षेत्र है बिहार, इधर वाला, यहाँ पर अंग्रेज जो थे किसानों, ठीक है, जिसे 3 कटिया सिस्टम बोला जाता था, जिसमें 3/20 हिस्सा किसानों के पास रहता था, बाकी उन्हें लगान के रूप में देना पड़ता था। इंडिगो नील की खेती जो है वो एक तरीके से आप बोल सकते हो कमर्शियल क्रॉप है, जिसमें पैसा बनता है, लेकिन उससे किसानों को खाने का अनाज तक नहीं मिल पा रहा था। तो किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी, और उसमें से भी ज़्यादातर जो था वो टैक्स के रूप में ले लिया जाता था किसानों से, तो बेचने के बाद भी उनके पास कुछ नहीं आता था। तो बिहार में स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी। और गांधी जी जो अपना आश्रम बना चुके थे वो यहाँ पर साबरमती नदी के किनारे बना चुके थे, इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे अहमदाबाद है, थोड़ा सा ऊपर उदयपुर है, तो बीच में साबरमती नदी के किनारे वो अपना साबरमती आश्रम बना चुके थे। बिहार से एक व्यक्ति जिनका नाम था राम कुमार शुक्ल, वो आए थे गांधी जी से मिलने, बिहार से आए थे, और उन्होंने गांधी जी से बात की, समझाया गांधी जी को, देखिए हमारे यहाँ पे कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो गांधी जी ने 1917 में पहली बार इंडिया में अपने प्रयोगों की शुरुआत की। 1917 में गांधी जी पहली बार बिहार में चंपारण नामक जगह पर गए थे। चंपारण में, चंपारण जिसे आंदोलन कहा जाता है, 1917 में हुआ था, जिसके अभी 100 साल पूरे हो चुके हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंपारण में उन्होंने बहुत सफल एक तरीके से आंदोलन चलाया। अंग्रेज उनके खिलाफ हो गए थे, अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया। अंग्रेज जज थे, उनके सामने पेश किया गया गांधी जी को। गांधी जी से बोला गया कि आप क्यों आए। गांधी जी ने बोला कि मेरा देश है, मैं कहीं भी भ्रमण कर सकता हूँ, कानून में कहीं नहीं लिखा है कि आप भ्रमण नहीं कर सकते। तो अंग्रेज जज ने बोला कि आपको पेमेंट, मतलब आपको कुछ रुपए देने पर आपको बेल कर दी जाएगी। लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया कि जब मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं है तो मैं कैसे। तो उसके बाद में अंग्रेज अधिकारी उनसे डरने लग गए और उनकी सारी बातों को मानने लग गए। तो पहला जो सफल प्रयोग हुआ गांधी जी का वो था अपना चंपारण का, चंपारण बिहार 1917, ये एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। उसके बाद में गांधी जी ने पहला सफल प्रयोग कर लिया। उसके बाद में अहमदाबाद मिल, अहमदाबाद गांधी जी के आश्रम से थोड़ा सा दूर, यहाँ पे अहमदाबाद में मिलों के मालिक थे और मिलों के मजदूर थे। मिलों के जो मजदूर थे वो अपना वेतन बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। अहमदाबाद में कॉटन मिल्स, कपास की मिल थी, और उनके जो मजदूर थे वो अपना जो वेतन था उसमें 50% वृद्धि की मांग कर रहे थे, जबकि मिलों के जो मालिक थे वो सिर्फ 20% वृद्धि तक हाँ बोल रहे थे कि हाँ 20% तक दे सकते हैं। तो गांधी जी वहाँ गए, नेगोशिएट किया, और गांधी जी 35% पर दोनों को राजी कर लिया। तो गांधी जी का दूसरा अगर सफल आंदोलन माना जाएगा या सफल प्रयोग माना जाएगा तो वो माना जाएगा अपना अहमदाबाद मिल वाला। उसके बाद में खेड़ा आंदोलन, खेड़ा में किसानों के साथ में अत्याचार हो रहा था,
तो खेड़ा में गांधी जी ने तीसरा सफल आंदोलन किया था, ये भी 1918 में हुआ था। ठीक है, तो 1917 में चंपारण आंदोलन, 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन, और तीसरा खेड़ा आंदोलन, जिसमें सत्याग्रह आंदोलन बोल सकते हो, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन 1918 में हुआ था। गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को थोड़ी बहुत जिम्मेदारी दी थी। तो ये 3 आंदोलन शुरुआती आंदोलन है गांधी जी के। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसमें क्रम पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखना, पहला चंपारण, दूसरा खेड़ा, दूसरा अहमदाबाद और तीसरा खेड़ा। ओके, उसके बाद में आगे चलते हैं। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास किया अंग्रेजों के द्वारा। इस रॉलेट एक्ट में संदेह के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता था। आप अपनी स्क्रीन पर देखते चलिए। इसे काला कानून के नाम से जाना जाता था। इसका विरोध किया जा रहा था लाहौर में। तो लाहौर में विरोध करते हुए सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू नाम के 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया, 2 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया तो पंजाब में अमृतसर में जलियांवाला बाग नाम से एक जगह है, वहां पर उन 2 लोगों की जो गिरफ्तारी की गई थी, सत्यपाल जी और सैफुद्दीन किचलू जी की, उनके एक तरीके से गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा रखी गई थी, जिसकी अंग्रेज अधिकारियों ने अनुमति नहीं दी। लेकिन सभा जो थी वो शांतिपूर्ण रखी जा रही थी, बिल्कुल शांतिपूर्ण रखी जा रही थी। लेकिन अंग्रेज जो अधिकारी थे, उन्होंने, अंग्रेज जो सेना प्रमुख थे, उन्होंने बिना सोचे समझे, बिना कुछ लोगों को बताए फायरिंग करवा दी और बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है, तो वो एक बहुत दुखद घटना है अपने इतिहास के बारे में। अब भी ऐसी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो मतलब जिनके लिए लाइफ टाइम आप भूल नहीं सकते। अंग्रेज भले ही कितना भी बुरा किया, अच्छा किया, लेकिन कुछ एक घटनाएं ऐसी हैं, जैसे जलियांवाला हत्याकांड। अब इसमें बिना बोले, बिना बताए पीछे से अंधाधुंध गोली चलाई जा रही है, जबकि सामने निहत्थे लोग हैं और वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो कितना मान सकते हो कितने क्रूर लोग रहे होंगे अंग्रेज। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इसमें लेफ्टिनेंट जनरल माइक ओडायर जो थे वो लेफ्टिनेंट जनरल थे, और एक थे जनरल डायर जो सेना का उस समय नेतृत्व कर रहे थे। तो इसके विरोध में, याद रखना, 13 अप्रैल 1919 इंपॉर्टेंट डेट हो जाएगी। इसके विरोध में गांधी जी ने अपना केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी, टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। और अंग्रेजों में भी इसके खिलाफ जो अंग्रेजों के सही लोग थे वो भी एक तरीके से जो सेना अध्यक्ष था उसके खिलाफ हो गए कि यार ऐसे कैसे कर सकता है कोई व्यक्ति, मतलब ये कितना क्रूर हो सकता है ऐसे व्यक्ति। जब सामने बैठ के निहत्थे लोग सफाई तो कर रहे हैं, तो बिना पूछे ताछे उन सभी लोगों पर गोली चला रहे हो। कम से कम 2000 लोग मारे गए थे। ठीक है, और वहां पे एक कुआं भी है, जिस कुएं में गिर गिर करके बहुत सारे लोग मरे थे। दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो दीवारों पे चढ़ते चढ़ने गोली मारी जा रही थी। 2000 के आसपास लोग मारे गए थे। सरकार कुछ कम बताती है, सरकार 500-600 के आसपास बताती है। सरकार हमेशा नीचे सी बात है, अपनी बड़ाई करने के लिए या अपने आप को छुपाने के लिए कम आंकड़े बताती है। तो सरकार 500 के आसपास बताती है, लेकिन 500 लोगों की मृत्यु भी बहुत बड़ी बात होती है। तो 13 अप्रैल 1919 याद रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें जनरल डायर जो थे वो सेना के उस समय प्रमुख थे, उन्होंने निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दी थी। इसके जनरल डायर के खिलाफ एक कमीशन बैठा, समिति बैठी, जिसे हंटर आयोग बोला जाता है। तो याद रखना, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी जांच करने के लिए हंटर आयोग बैठा था। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं खिलाफत आंदोलन की तरफ। खिलाफत आंदोलन का समझने से पहले उसका बैकग्राउंड समझते हैं। इंडिया के मुसलमान जो थे, कट्टर मुसलमान बोलूँगा, रेगुलर मुसलमान नहीं, जो ब्रेन वाश्ड मुसलमान थे, वो इंडिया को अपना एक तरीके से प्रमुख ना मानने की बजाय टर्की जहाँ पे ओटोमन साम्राज्य था, यानी खलीफा साम्राज्य था, उसको अपना प्रमुख मानते थे, उसको अपना बाप दादा मानते थे। ठीक है, वो कट्टर लोग थे। कुछ एक कट्टर लोग आज भी मिल जाते हैं, हर धर्म में मिल जाते हैं। तो 1914 से लेके और 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उसमें ओटोमन साम्राज्य यानी तुर्की वाला जो क्षेत्र था, जहाँ पे खलीफा शासन था, इस्लामिक शासन था, अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध में उस तुर्की को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया, यानी खलीफा शासन को खत्म कर दिया और वहाँ पे सेकुलर शासन लगा दिया। तो वहाँ पे अंग्रेजों ने, इंग्लैंड वालों ने उस टर्की के खलीफा शासन को खत्म किया था। उसके खिलाफ भारत के जो कट्टर मुसलमान थे
वो खड़े हो गए थे, भारत के कट्टर मुसलमान खड़े हो गए थे, क्योंकि वो अपना उसे माई बाप या दादा जो भी मानते थे वो मानते थे उन्हें। यहाँ पर उन्होंने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कर दी। खिलाफत यानी अंग्रेजों का अंग्रेजों के खिलाफ हो गए मुसलमान। तो गांधी जी एक्चुअली में एक सेकुलर आदमी थे, सेकुलर इंसान थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर मुसलमानों का समर्थन किया, क्योंकि पहली बार जो मुस्लिम लीग के या कट्टर मुस्लिम थे, कट्टर मुस्लिम हमेशा अंग्रेजों का समर्थन देते थे, कट्टर मुस्लिम कभी भी आज़ादी नहीं चाहते थे। ठीक है, ये बात आप याद रखना। कट्टर मुस्लिम जो थे, मुस्लिम लीग वाले जो, कभी भी आज़ादी नहीं चाहते थे। पहली बार जो कट्टर मुस्लिम थे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो रहे थे, तो महात्मा गांधी ने उनका समर्थन करने की घोषणा कर दी कि हाँ, कांग्रेस वाले भी उनका समर्थन करेंगे, कट्टर मुस्लिमों का या खिलाफत आंदोलन का। इसी के साथ में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1919 में। इसी के साथ में 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। असहयोग आंदोलन यानी सहयोग नहीं करना है सरकार का। जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी जो हैं वो सरकार के काम करना बंद कर दो। सारे मतलब एक तरीके से जैसे बोल सकते हो, सरकार जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज ब्रिटिश सरकार जो है उसका सहयोग नहीं करना है। तो खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 1919 से लेकर 1922 तक मानी जाती है, और शौकत अली और मोहम्मद अली जिन थे इसके प्रमुख थे। 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन की शुरुआत की महात्मा गांधी के नेतृत्व में। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा नामक एक जगह पर पुलिस स्टेशन को जला दिया गया, जिसमें बहुत सारे पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया। तो इस घटना से क्षुब्ध होकर या नाराज होकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया यानी 1920 से 1922 तक का जो समय था उसमें सभी लोग महात्मा गांधी के कहने पर चल रहे थे और महात्मा गांधी को फॉलो कर रहे थे कि हाँ, महात्मा गांधी सही रास्ते पर ले जा रहे हैं। लेकिन जब 5 फरवरी 1922 को उस घटना के बाद में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, तो बहुत सारे लोग महात्मा गांधी से नाराज हो गए और उन्होंने अलग अलग पार्टियां, अलग अलग क्रांतिकारी दल बनाना शुरू कर दिया। अब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन से समर्थन वापस क्यों लिया? क्योंकि महात्मा गांधी के लिए पहला काम था नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र निर्माण का मतलब पहले अच्छे इंसान बनो, आज़ादी बाद में लेंगे। अच्छे इंसान बनने के बाद में ही अपना देश डेवलप हो सकता है। अगर आपको आज़ादी डायरेक्ट मिल जाएगी तो आप उस आज़ादी का मिसयूज करोगे, निश्चित सी बात है, ऐसा होता ही है। तो महात्मा गांधी चाहते थे पहले समाज अच्छा बनना चाहिए। तब तक अंग्रेज शासन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अंग्रेजों को शासन करने दो, लेकिन पहले समाज को अच्छा बनाओ और अंग्रेजों से धीरे धीरे अच्छे अच्छे कानून भी लेते आओ। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी चाहते थे कि समाज अच्छा बने। अब उन्होंने इस कंडीशन को देखा यार कि लोग इकट्ठे हो गए, भीड़ भीड़ तंत्र हो गया, जहां पे इकट्ठे हो रहे हैं पुलिस को मार रहे हैं, ऐसे तो अपना देश तो आगे काम नहीं चल सकता ना। तो उन्होंने 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया समर्थन। तो इस घटना से बहुत सारे अलग अलग क्रांतिकारी दल बन गए। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के नेतृत्व में। तो याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 में। इसका जो स्थापना की थी वो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे। उसके बाद में अक्टूबर 1924 में, जैसा कि मैंने बताया था कि असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद में गांधी जी एक तरीके से अपने अज्ञातवास में ही चले गए थे, ज़्यादा रैलियां नहीं करते थे, 1930 तक शांत रहे थे। तो उस असहयोग आंदोलन के वापस लेने के बाद में बहुत सारे नए नए दल बनने लगे, जैसे स्वराज पार्टी आ गई। उसके बाद में अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया गया, जिसके सचिंद्र सान्याल के द्वारा स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद में 1927 में बटलर कमीशन आया था। 1927 में भारत सरकार व देशी रियासतों के मध्य जो संबंध थे उन्हें सुधारने के लिए बटलर कमीशन आया। ये डेट्स इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इसलिए मैं आपको बताता चल रहा हूँ। बीच बीच में जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि आपको स्टोरी सुनानी चाहिए, कॉन्सेप्ट बताना चाहिए, मैं वो बताता चल रहा हूँ। लेकिन इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में एग्जाम की दृष्टि से फैक्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं फैक्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो पहले फैक्ट्स को बता देता हूँ, उसके बाद में और जो डाटा होगा या स्टोरी होगी वो मैं बताता चलूँगा। बटलर कमीशन आया था 1927 में। पूछा जाता है अब सीधा सीधा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें क्या समझाना है? अंग्रेजों के दिमाग में चल रहा था कि यार चलो देशी रियासतों और भारत सरकार ब्रिटिश सरकार को हम इकट्ठा करते हैं। अच्छा, ये कैसे हुआ? देखो, अंग्रेजों ने जब शासन शुरू किया था तब बंगाल से शुरू किया था, बंगाल के बाद यूपी वाले क्षेत्र में आ गए थे, उसके बाद में अपना पंजाब वाला क्षेत्र, इधर की साइड में सिंध वाला क्षेत्र कवर कर लिया था, मराठों वाला क्षेत्र कवर कर लिया था।
ठीक है, इधर की साइड में बम्बई प्रेसिडेंसी हो गई थी बहुत बड़ी, इधर का अपना मद्रास प्रेसिडेंसी हो गई थी, ये पूरा उड़ीसा वाला क्षेत्र कवर कर लिया था। लेकिन भारत में बहुत सारे 500 से ज्यादा राजा थे जो अंग्रेजों के अधीन थे, लेकिन डायरेक्ट अंग्रेजों का अधिकार नहीं था। जैसे कि अपना राजस्थान, सबसे इंपॉर्टेंट राजस्थान वाला क्षेत्र, यहाँ पे अंग्रेजों का सीधा सीधा अधिकार नहीं था। तो भारत की एक चीज याद रखना, भारत की जो स्वतंत्रता संघर्ष की कहानी है उसमें राजस्थान का योगदान नगण्य माना जाता है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस का स्थापना ही नहीं हुई थी, राजस्थान में कांग्रेस बन ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे तो राजाओं का राज था। तो राजस्थान में प्रजा मंडल बनते थे, प्रजा मंडल भी क्या चाहते थे, राजाओं से थोड़ा बहुत अधिकार मांगते थे, राजस्थान में रियासत थी, कांग्रेस नहीं बनी थी। तो ये मान सकते हो कि राजस्थान का कोई खास योगदान नहीं रहा स्वतंत्रता संघर्ष में, मानना पड़ेगा आपको, आप भले ही राजस्थान से हो, आप इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि राजस्थान का कोई योगदान नहीं रहा। तो देखते हैं अभी आगे आने वाली क्रांतियों में राजस्थान का योगदान कितना रहेगा। बाकी अब एजुकेशन क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आना चाहिए उसमें देश के विकास में राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान रहना चाहिए। ओके, तो बहुत सारे देसी रियासत थी, उनको और ज्यादा मजबूत संबंध बनाने के लिए बटलर कमीशन आया 1927 में। उसके बाद में 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, जो 7 सदस्यीय था, जो कि अपना 1919 में जो रिफॉर्म थे उनको चेक करने के लिए आया था साइमन कमीशन, जिस 7 सदस्यों में से कोई भी भारतीय नहीं था, सब के सब अंग्रेज थे। तो निश्चित सी बात है, अंधा वाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, तो निश्चित सी बात है 7 अंग्रेज हैं, वो बुराई तो कर ही नहीं सकते, वो भले ही कितना भी बुरा काम किया हो उनको अच्छा ही बताएंगे। तो इसका विरोध किया जा रहा था भारत में, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। 7 जो थे वो सब के सब अंग्रेज थे, तो निश्चित सी बात है वो कि अपना ही अपना पक्ष रखेंगे। तो अपने लाला लाजपत राय जी और उसका पंजाब में उनके खिलाफ साइमन गो बैक वाला जो था आंदोलन, उसका समर्थन कर रहे, तो वहां पे अंग्रेजों ने उन्हें लाठी मार करके उनकी मृत्यु कर दी गई। 1928 में अगस्त में नेहरू रिपोर्ट आई, पंडित नेहरू की अध्यक्ष थे उस समय। 1928 अक्टूबर में बारदौली सत्याग्रह हुआ, गुजरात में है बारदौली। खेड़ा सत्याग्रह भी गुजरात में था, इसमें भी सरदार पटेल ने नेतृत्व किया था, और सरदार पटेल ने अच्छा नेतृत्व किया था, इसलिए इन्हें सरदार की उपाधि दी गई। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त के द्वारा ब्रिटिश असेंबली लाहौर में बम फेंका गया था, और ये फेंकने के बाद में भगत सिंह और ये बटुकेश्वर दत्त जी वहाँ से भागे नहीं थे, वहीं पे इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, और उनका कहना था कि हमारा उद्देश्य किसी को मारना नहीं है। उन्होंने खाली जगह देख करके बम फेंका था, हमारा उद्देश्य सिर्फ बहरी सरकार को सुनाना है कि सुनो हमारे समाज के साथ में कितना अत्याचार कर रहे हो। तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ये हुआ था 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह और बटुकेश्वर के द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया, जिसे लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें स्वराज की मांग रखी गई थी। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, दिसंबर में ही होता है कांग्रेस का अधिवेशन। तो दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें घोषणा की गई कि 26 जनवरी 1930 को हम अपना झंडा फहराएंगे और पूर्ण स्वराज्य मान लेंगे। तो पहली बार, याद रखना, पहली बार कांग्रेस ने 1929 में पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। उससे पहले कभी भी कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य नहीं चाहती थी। कांग्रेस एक डोमिनियन स्टेटस चाहती थी कि गणतंत्र भले ही न बने, यानी हमारा जो राजा हो या हमारा राष्ट्रपति जो हो वो अंग्रेज ही रहे, ठीक है, सेना भी अंग्रेजों के हवाले रहे, बस हमें राज्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, राज्यों की जो राजनीति है वो हमें दे दो, यानी थोड़ा थोड़ा स्वराज दे दो। लेकिन पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की थी। पूर्ण स्वराज यानी अंग्रेजों भारत छोड़ के जाओ, सीधी सी बात, एक भी अंग्रेज नहीं रहना चाहिए, भारत भारतीयों का है, हम कुछ भी करें हमारी मर्जी। तो पूर्ण स्वराज की पहली बार मांग कांग्रेस के द्वारा 1930 में की गई थी, 1929 में की गई थी। इसलिए कांग्रेस का काफी विरोध भी किया जाता है कि कांग्रेसी कभी चाहते नहीं थे, ठीक है, वो अलग अलग इश्यूज हैं। ओके, आगे चलते हैं। 1930 में 12 मार्च से 5 मार्च तक अपने गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी और नमक सत्याग्रह किया था। यानी अब 1922 के बाद में गांधी जी एक्टिव हो गए थे। लास्ट में 1922 में वो एक्टिव थे, उसके बाद में अब 1930 में आए। 1930 में यहाँ पे पोरबंदर नामक एक जगह है, वहाँ अपने घर पे थे, उनसे मिलने के लिए कोई अंग्रेज पत्रकार आया था न्यूयॉर्क टाइम का।
तो उनसे बात करते करते उनके दिमाग में आइडिया आ गया। गांधी जी से वो बोल रहे थे पत्रकार कि आप बहुत दिनों से शांत हो, कोई नया आइडिया नहीं आ रहा। तो उन्होंने फिर अचानक से एक आइडिया आया और उन्होंने बोला हाँ अब मैं शुरू करता हूँ दोबारा से। उन्होंने फिर नमक तोड़ो कानून शुरू किया। उन्होंने यात्रा की थी, दांडी नामक एक जगह है गुजरात में, समुद्र के किनारे, वहां तक यात्रा की थी। और इस यात्रा में उनके साथ बहुत सारे सत्याग्रही उनके साथ जुड़ते चले गए थे। तो ये दांडी यात्रा, जिसे नमक सत्याग्रह नाम से जाना था, इसकी शुरुआत जो हुई थी 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल तक, 5 अप्रैल को वहां पहुंच गए थे और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। उसके बाद में 1930 को 12 नवंबर को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1931 को, ये फैक्ट्स मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ये आपको याद करना है, बाकी आगे कहानी और धीरे धीरे बताता चलता हूँ। 1931 को 4 मार्च को गांधी और अरविंद के बीच सबने समझौता हुआ, सबने अवज्ञा आंदोलन था उसे खत्म कर दिया गया। ये गांधी और अरविंद के बीच में समझौता हुआ। अरविंद जो थे अपने वायसराय हैं इंडिया के। 1931 में 23 मार्च को भगत सिंह जी को फांसी दे दी गई। 1931 में ही 7 सितंबर को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। 1932 में 16 अगस्त को मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड यानी मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत, जिसमें दलितों के लिए एक अलग व्यवस्था की गई आरक्षण की। दलितों के लिए बिल्कुल स्पेशल आरक्षण, यानी हिंदुओं से अलग मानते हुए दलितों के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। उस समय गांधी जी पूना की एक जेल में थे और वहां पे उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया क्योंकि वो हरिजन समाज और दलित समाज के बहुत ज्यादा सुधार चाहते थे, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि ये हिंदू धर्म से अलग किया जाए इन्हें। ठीक है, तो उन्होंने वहीं पे अनशन शुरू कर दिया। अंबेडकर उनके खिलाफ थे, तो उस समय गांधी वर्सेज अंबेडकर चल रहा था। गांधी जी ने अपना अनशन शुरू कर दिया। गांधी जी ने बोल दिया कि जब तक दलितों का जो आरक्षण है उसे खत्म करके हिंदुओं में नहीं मिलाया जाए दलितों को, तब तक मैं अनशन रखूंगा। और इसमें फिर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में 24 सितंबर को पूना पैक्ट हुआ, पूना समझौता हुआ गांधी और अंबेडकर के बीच, जिसमें अंबेडकर को गांधी जी की सारी बातें माननी पड़ी। उसके बाद में 1932 में 7 नवंबर को तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1934 में यह सारा देखते चलिए। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। इसकी शुरुआत जो की थी जेपी नारायण, मीनू मसानी और एस एम जोशी के द्वारा की गई थी। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन हुआ जिसमें पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। उसके बाद में 1940 में 8 अगस्त को अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया था। वायसराय उस समय लॉर्ड लेनिन थे। 1942 में मार्च में स्टीफर्ड क्रिप्स यानी क्रिप्स मिशन आया था और 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। मार्च 1944 में सीआर फॉर्मूला आया जिसमें कांग्रेस के द्वारा पाकिस्तान का समर्थन किया जाए और मुस्लिम लीग के द्वारा आजादी का समर्थन किया जाए, ऐसा बोला गया। 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ। सभी राजनीतिक दल एक ही प्लेटफॉर्म पे आए। फरवरी 1940 को नौसेना विद्रोह हुआ जिसे IRN इंडियन रॉयल नेवी म्यूटनी कहा जाता है। INS तलवार के नौसैनिकों के द्वारा हुआ था। उसके बाद में 1940 को मार्च में कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन में 3 लोग प्रमुख थे, पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड, AB अलेक्जेंडर। 1940 में 16 अगस्त को जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन की शुरुआत की थी। 2 सितंबर 1940 को अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। 6 दिसंबर को संविधान सभा का गठन हुआ था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना यानी भारत को आज़ाद करने की योजना और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद किया गया। ये मैंने बहुत जल्दी जल्दी आपको बता दिया, अभी मैं दोबारा से डिटेल में बताऊंगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये आपको याद रखना है फैक्ट, ये मैंने इसलिए बता दिए कि एग्जाम में ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो ये डेट याद रखने की कोशिश करना। अभी मैं धीरे धीरे आपको समझाता चलूंगा एक एक चीज, उसके बाद मैं प्रमुख वायसरायों के बारे में बताऊंगा। लेक्चर जितना भी बड़ा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 घंटे का हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बात करते हैं 1885 से दोबारा से शुरू। 1885 में कांग्रेस की शुरुआत हो गई थी, जो AO होम, WC बनर्जी एंड अपने दादा भाई नौरोजी। उसके बाद में 20 साल तक कांग्रेस जो था वो उच्च वर्ग के लोगों के हाथ में रहा था। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो लोगों में आक्रोश शुरू हो गया। आक्रोश शुरू होने के बाद में
1905 से लेके 1917 तक जो कांग्रेस था आपस में बटा रहा गरम दल और नरम दल के बीच में। तो एक तरीके से गरम दल उस समय ज़्यादा एक्टिव रहा था। 1915 में गांधी जी वापस आ गए। तो गांधी जी के वापस आने के बाद में कांग्रेस एक तरीके से गांधी जी को दे दी जाती है पूर्ण रूप से कि गांधी जी जैसा करेंगे वैसा ही होने वाला है। गांधी जी पे पूर्ण भरोसा कर दिया जाता है कांग्रेस के द्वारा। तो 1917 से लेकर 1947 तक गांधी युग जिसे बोला जाता है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलनों की शुरुआत हो गई थी। तो पूर्ण रूप से सही ढंग के आंदोलनों की वहां पे शुरुआत हो गई थी। उसके बाद में 1909 में भारत शासन अधिनियम या मार्लियामेंटो सुधार आया था। उसके बाद में 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था कांग्रेस में गरम दल और नरम दल के बीच में, जिसमें गरम दल और नरम दल आपस में आकर के मिल गए थे। उसके साथ में मुस्लिम लीग भी आकर के मिल गया था उनके साथ में। याद रखना, एक मोहम्मद अली जिन्ना जो बाद में पाकिस्तान के कायदे आजम बने, राष्ट्रपति बने, वो शुरुआत में कांग्रेस के ही सदस्य थे, कांग्रेस का ही हिस्सा थे। कहानी ऐसे बनती है, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो एक पूर्ण रूप से सेक्युलर व्यक्ति थे, धर्मनिरपेक्ष थे। उन्हें मुस्लिम हिंदू कोई फर्क नहीं पड़ता था, बहुत एजुकेटेड व्यक्ति थे। लेकिन उस समय उनकी जो पोजीशन थी, टॉप पोस्ट थी 1917 तक, 1920 तक भी मान सकते हो। कांग्रेस में बड़े लेवल का नेता अगर माना जाता था जिसकी सब लोग सुनते थे, वो था मोहम्मद अली जिन्ना 1920 तक। जैसे ही महात्मा गांधी आए तो महात्मा गांधी का जो कद था वो बढ़ता चला गया, क्योंकि महात्मा गांधी जो थे वो डाउन टू अर्थ थे, धरती से जुड़े हुए, जमीन से थे। मोहम्मद अली जिन्ना तक जो लोग थे, 1917 तक जो लोग थे, वो हवाई बातें करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे। गांधी जी ने आके पहली बार जमीनी लेवल की बात करना शुरू किया, लोगों के साथ में जाकर आंदोलन की शुरुआत करने की बात कही। ठीक है, तो वहां से ज्यादातर लोग कांग्रेस के साथ में कनेक्ट होना शुरू हो गए थे। उससे पहले लोग कनेक्ट नहीं होते थे कांग्रेस के साथ में। कांग्रेस क्या कर रही है, 100-200 लोग मिलके कहाँ पे अधिवेशन कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चलता था। लेकिन जैसे ही गांधी जी आए, उसके बाद में जनता गांधी जी के साथ में या कांग्रेस के साथ में कनेक्ट होने लग गई थी। गांधी जी ने शुरुआत में 3 सफल आंदोलन किए, चंपारण का किया, उसके बाद में अहमदाबाद मिल, और उसके बाद में खेड़ा सत्याग्रह किया। ठीक है, उसके बाद में जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था, एक तरीके से खिलाफत आंदोलन जो कर रहे थे मुस्लिम, उनका समर्थन करने के लिए कर दिया गया था। इस खिलाफत आंदोलन के साथ में जुड़ने के लिए गांधी जी का बहुत बार क्रिटिसिज्म किया जाता है कि खिलाफत आंदोलन का गांधी जी को समर्थन नहीं करना चाहिए था। खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का आंदोलन था, उसका गांधी जी ने समर्थन कर दिया था। तो ये इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, इसका एक तरीके से विरोध भी किया जाता है कि गांधी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। 1920 से लेके 1922 तक गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, यानी एक पुलिस स्टेशन में पुलिस कर्मियों को मार दिया गया, जिसके विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया कि अभी नहीं, अभी हमें देश का निर्माण करना है। गांधी जी फिर 7-8 साल के लिए बैकग्राउंड में चले गए, कोई एक्टिविटी खास नहीं कर रहे थे, अपने आश्रम में रह रहे थे और कुछ नई नई चीज़ें सोचते जा रहे थे, कांग्रेस के बारे में सोचते चल रहे थे। ठीक है, उसी समय एक इम्पोर्टेंट लीडर निकल के आते हैं कांग्रेस में, सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस भी निकल के आते रहते हैं। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो ICS थे, सिविल सर्वेंट थे। उन्होंने सिविल सर्वेंट की परीक्षा एक ही बार में पास कर ली थी। बहुत ज़्यादा माइंडेड व्यक्ति थे, लेकिन वो थोड़े से एग्रेसिव पॉइंट वाले थे। गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की जो विचारधारा थी वो गांधी से थोड़ा सा एक विरोधाभास में रहती थी। सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि हमें आज़ादी चाहिए, पहले हमें कैसे भी करके आज़ादी चाहिए, देश का निर्माण हम बाद में देख लेंगे। गांधी जी कहते थे पहले लोगों को संस्कार डाले जाएं, देश का निर्माण किया जाए, आज़ादी बाद में ली जाएगी। तो उनमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मतभेद होने लगे थे। और 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, उसमें सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, जिसमें भी सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया कि मुझे सुभाष चंद्र पसंद नहीं है, क्योंकि इसकी जो नीतियां हैं वो अहिंसा से हटकर हिंसक होती जा रही हैं और हमारा रास्ता अहिंसक रहना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद में जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया कांग्रेस के अध्यक्ष पद से, और कांग्रेस को ही छोड़ करके अंग्रेजों ने उन्हें नज़रबंद कर दिया। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से निकल के यहाँ पे
कलकत्ता में नज़रबंद कर दिया था। कलकत्ता से निकल के अफगानिस्तान होते हुए, पता नहीं चलने दिया था अंग्रेजों को, अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी गए थे। जर्मनी में हिटलर से मिले थे। हिटलर से बोला था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है उसमें अंग्रेजों की तरफ से जो भारतीय लड़ने आ रहे हैं उनमें से कुछ एक भारतीयों को आपने गिरफ्तार किया हुआ है, आप हमें उन भारतीयों को, लोगों को दे दीजिए, हम उनको एकत्रित करके फिर से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। तो जर्मनी में हिटलर के पास गए थे, इटली में मुसोलिनी के पास गए थे, और वहां से पनडुब्बी में बैठ के नीचे की साइड में वो जापान चले गए थे। जापान में भी जापान जो था वो एक तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ था, जापान भी अंग्रेजों के खिलाफ था। तो जापान में भी जो भारतीय थे उनको एकत्रित किया। उसके बाद में सिंगापुर में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की गठन किया, और उसके बाद में भारत पर इधर से आक्रमण भी किया था। उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जीत लिया था। उसके बाद में यहाँ पे इधर वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र में थोड़ी बहुत जगहों को जीत लिया था, लेकिन अंग्रेजों की सेना अधिक होने के कारण आज़ाद हिंद फौज हारने लगी और सुभाष चंद्र बोस को भागना पड़ा था। ओके, अभी तक सुभाष चंद्र बोस का फिक्स नहीं पता कि उनकी कहाँ पे डेथ हुई, कैसे, क्योंकि एविडेंस नहीं मिले। अब बात चल रही थी 1922 तक की। 1922 के बाद में कुछ क्रांतिकारी लोग आने लग गए थे, क्योंकि गांधी जी ने जैसे ही असहयोग आंदोलन वापस किया तो लोगों के एक दूसरे तरीके से आंदोलन करने की शुरुआत हो गई कि बंदूक से अब हमें भारत को आज़ाद करना पड़ेगा। तो भगत सिंह आते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद आते हैं, बटुकेश्वर दत्त आते हैं, बिस्मिल खान आते हैं, बहुत सारे एक अलग टाइप के क्रांतिकारी जो तुरंत आज़ादी चाहते थे, उस तरीके के लोग आते हैं, जिनका अपने इतिहास में बहुत कम जिक्र मिलता है, क्योंकि कांग्रेस ने इतिहास बनवाया तो कांग्रेस ने कांग्रेस वाला ही इतिहास बनवाया है। ओके, एंड एग्जाम्स में भी ज़्यादातर यही पूछा जाता है। ओके, उसके बाद में 1930 में सबसे इंपॉर्टेंट घटना शुरू होती है। 1930 में मार्च में दांडी यात्रा शुरू की जाती है। 5 अप्रैल को दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर गांधी जी नमक कानून जो है वो उसे तोड़ देते हैं, यानी नमक बनाते हैं, और उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता रहता है। उस समय कुछ एक पार्टियों में मतभेद चल रहे थे। अंग्रेज थोड़ा बहुत तो सुधार चाहते थे, लेकिन पार्टियों में मतभेद के कारण सही ढंग से सुधार नहीं हो पा रहा था। जैसे कि अपना मुस्लिम लीग, दलितों के जो नेता थे अंबेडकर, दलितों के नेता नहीं बोलोगे उन्हें, वो भी बहुत अच्छे राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, लेकिन दलितों के उद्धार के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उनका। आज़ादी बाद में देखी जाएगी, पहले दलितों का उद्धार इंपॉर्टेंट है। जैसे कि महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं कि आज़ादी बाद में देखी जाएगी, पहले देश का निर्माण इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही वो अंबेडकर जी जो थे वो ये कहते थे कि आज़ादी, हाँ ठीक है, आज़ादी मिल जाएगी, हमें आज़ादी देखी जाएगी, लेकिन पहले दलितों के लिए कुछ कानून बनाए जाए, दलितों का उद्धार किया जाए। तो इधर की साइड में महात्मा गांधी जी, अंबेडकर जी और मुस्लिम लीग आपस में इधर में विरोध चल रहा था। तो अंग्रेजों ने गोलमेज सम्मेलन बुलाया कि आपके अपने विरोधों को खत्म कीजिए और देश के कुछ नए नियम बनाने के लिए, कोई नया कानून लाने के लिए आइए, मिलके बैठ के बात करते हैं। तो गोलमेज सम्मेलन हुए थे इंग्लैंड में। पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस नहीं गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी खुद गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी विफल हो गया, पहला भी विफल हो गया था, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को मना लिया गया और जो अब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसको खत्म करवा दिया गया। उसके बाद में 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। भारत के जितने भी प्रांत थे अंग्रेजों के अधीन, जैसे कि यूनाइटेड प्रोविंस ये वाला, एमपी वाला, ठीक है, मिडिल प्रोविंस बोला जाता था, पंजाब वाला, इधर की साइड में बम्बई प्रेसिडेंसी था, इधर की साइड में मद्रास प्रेसिडेंसी था, इधर की साइड में अपना बंगाल में अलग अलग प्रांत थे। तो वहाँ पे चुनाव हुए। उन चुनावों में अलग अलग पार्टियों की, ज़्यादातर जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, यानी कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने थे। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अंग्रेज जो थे लॉर्ड लिन्डेथ को, उन्होंने बिना पूछे, अंग्रेज जो वायसराय थे, बिना पूछे भारतीय सेना को युद्ध में झोंक दिया, यानी द्वितीय विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए भेज दिया, जिससे नाराज होकर के, कांग्रेस से पूछा नहीं, कांग्रेस का जबकि हर जगह शासन चल रहा था तो कांग्रेस से पूछा नहीं था, तो वहां पे भारतीय सेना को भेज दिया। तो कांग्रेस ने सभी जगह से इस्तीफा दे दिया। उसकी समय पाकिस्तान की मांग शुरू हो गई थी। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1940 में, तो वहां पहली बार पाकिस्तान की मांग शुरू की गई थी। ये वही नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना जो किसी समय कांग्रेस के टॉप लीडर होते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी पोजीशन को महात्मा गांधी ने ले लिया और महात्मा गांधी के जस्ट नीचे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू दोनों का एक कॉम्बिनेशन बन गया था। और जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो एक बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। वो देश की आज़ादी चाहते थे, ठीक है, अच्छी बात है,
वो सेकुलर भी थे, लेकिन वो चाहते थे कि देश जब भी आज़ाद हो कि मुझे हायर पोस्ट मिलनी चाहिए, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अब इधर की साइड में दो लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू। अब इनके साथ में छेड़छाड़ की नहीं जा सकती क्योंकि ये टॉप पोस्ट पे हो गए, और मोहम्मद अली जिन्ना जो था वो साइड हो गया। तो अपने आप को एक नेता बनाने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए फिर उसने एक नई चाल समझी चली। उसने मुसलमानों को बरगलाना शुरू किया, मुस्लिम समाज को, जबकि वो खुद मुस्लिम नहीं थे, खुद मुस्लिमों का एक भी रूल फॉलो नहीं करते। उन्होंने कुरान की एक भी आयत नहीं पढ़ी थी कभी। वो दारू पीते थे, सिगरेट पीते थे, जितने भी काम मुस्लिम धर्म में मना किए गए हैं उन सभी कामों को करते थे, ठीक है। और वो मुस्लिमों का मजाक भी उड़ाते थे पहले कि यार कितने गंवा रहे हैं इस तरीके से। लेकिन उन्होंने अपनी राजनीति चली और मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और 1940 में पाकिस्तान की मांग शुरू कर दी। शुरुआत में कांग्रेस ने मना कर दिया कि हम पाकिस्तान को मानेंगे नहीं, क्योंकि कांग्रेस ही पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है, मुस्लिम लीग तो कुछ नहीं है, थोड़े समाज का। लेकिन मुस्लिम लीग ने दूसरा तरीका अपना लिया कि या तो आज़ाद करो, नहीं तो फिर हिंसक हो जाएंगे, हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे इस तरीके से। 1942 में 8 अगस्त के दिन महात्मा गांधी जी को उस समय तक समझ में आ चुका था कि अंग्रेज जो है वो बहुत ज़्यादा हरामखोर हैं, ये प्यार से नहीं मानने वाले हैं। अब तक तो महात्मा गांधी जी क्या चाह रहे थे कि प्यार से मान जाए, प्यार से मान जाए, देश का निर्माण करते चले हम तब तक, और अंग्रेज जो है हमें प्यार से आज़ादी दे देंगे, नियम से आज़ादी दे देंगे। लेकिन महात्मा गांधी जी को समझ में आ चुका था कि अब नहीं होने वाला। तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी थी, जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। या तो करो या मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो हिंसक होगा पूरा। महात्मा गांधी जी को जेल में कर दिया गया, कांग्रेस के सभी लोगों को, प्रमुख नेताओं को जेल में डाल दिया गया और असहयोग आंदोलन हिंसक हो गया था। इधर की साइड में असहयोग आंदोलन चल रहा था, उधर की साइड में इंग्लैंड वाले जो थे, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी बहुत बुरी तरीके से मार रहा था उन्हें। द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था ना साथ साथ में, इंग्लैंड का ही तो रोल है, इंग्लैंड भारत पर भी शासन कर रहा है, उधर की साइड द्वितीय विश्व युद्ध में भी। तो जर्मनी बहुत बुरे तरीके से मार रहा था, इंग्लैंड को मार रहा था, तो इंग्लैंड की हालत खराब हो रही थी। इंग्लैंड में उस समय 1942-43 के आसपास में जो पार्टी थी वो लिबरल पार्टी थी, और उसके जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल नहीं चाहते थे कि भारत आज़ाद हो जाए, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने वाला था 1944 में, 1945 में, उस समय जब चुनाव हुए तो लेबर पार्टी की शासन आ गया, लेबर्स पार्टी का शासन आ गया, और उस समय जो प्रधानमंत्री बने थे वो क्लीमेंट एटली थे। क्लीमेंट एटली एक उदारवादी नेता थे और वो इस साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का ज़्यादा समर्थन नहीं करते थे। तो उनके आने के बाद में ऑटोमेटिक पता चलने लग गया कि हाँ अब ये अंग्रेज हमें छोड़ने वाले हैं। अंग्रेज 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से डर गए थे, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन भारत के लोग एकत्रित होकर अंग्रेजों के खिलाफ कभी खड़े नहीं हुए थे। पहली बार 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में संपूर्ण भारत तो खड़ा हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, पहली बार हुआ था। उससे पहले छोटे छोटे लेवल पे होते थे, कभी भी पूर्ण भारत में कोई आंदोलन सही ढंग से नहीं हुआ था। ये असहयोग आंदोलन पहली बार हुआ था। तो अंग्रेज अब डरने लग गए थे कि यार ये भारतीय जो लोग हैं वो 30 करोड़ हैं और हमारी संख्या जो है वो 1 लाख के आसपास है। अगर एक दिन किसी दिन 1 करोड़ भारतीय लोग भी इकट्ठे होकर के हमें मारने आ जाएं तो हम कितने भी तोप गोले चला लें, सबको मार दिया जाएगा, ठीक है। तो डरने लग गए थे उस असहयोग आंदोलन के कारण। और दूसरी साइड में इंग्लैंड ने जर्मनी ने इंग्लैंड को बहुत बुरी तरीके से मारा द्वितीय विश्व युद्ध में। तो वहां पे इंग्लैंड खुद को नहीं संभाल पा रहा, भारत को कैसे संभाल पाएगा। उसके बाद में क्लीमेंट एटली का शासन आ गया, जो कि लेबर पार्टी से थे। लेबर पार्टी यानी मजदूर पार्टी थे, एक तरीके से थोड़ा बहुत जिसे बोल सकते हो साम्यवादी सरकार बोल सकते हो, ठीक है। तो वो भी उपनिवेशवाद को खत्म करना चाहते थे। उसके बाद में उधर से आज़ाद हिंद फौज आक्रमण कर रही थी। भारत सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज जो थी वो आक्रमण कर रही थी, और भारतीय सेना में भी विद्रोह होने लग गया। जैसा कि अभी बताया था कि रॉयल इंडियन नेवी जो थी, रॉयल इंडियन नेवी, उसमें म्यूटिनी हो गई थी, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए थे। तो उससे भी अंग्रेज डरने लग गए थे कि अगर भारतीय सेना भी अगर अचानक से हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी तो हमें तो बिल्कुल खत्म कर दी जाएगी। तो 4-5 फैक्टर थे, जिसके बाद में 1945 आते आते लग गया था कि भारत अब आज़ाद होने वाला है। निश्चित सी बात है, जब भारत आज़ाद होने वाला है 1945 में, अब तो अंग्रेजों को औपचारिकता करनी थी कि भारत को आज़ादी में लड़ाई झगड़े ना हो, शांति से आज़ाद हो जाए। अब 1945 से 1947 के समय तक हिंदू और मुस्लिम यानी भारत और पाकिस्तान की मांग का डिबेट चलता रहा।
भारत को आजाद करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बना करके भेजा गया। भारत लॉर्ड माउंटबेटन आए वायसराय बन करके, और भारत की आज़ादी का जिम्मा उनके हाथों में था। ठीक है, तो उन्होंने पूरा माउंटबेटन प्लान बताया और 3 जून 1947 को उन्होंने अचानक से घोषणा कर दी कि भारत को 15 अगस्त को आज़ाद किया जाएगा। अंग्रेजों का भारत को आज़ाद करने का जो प्लान था वो 1948 तक पहुंचाने का था। ठीक है, लेकिन 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अचानक से घोषणा कर दी कि 1948 को भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लग गए, कांग्रेस वाले पाकिस्तान को मान नहीं रहे थे। ठीक है, और अंग्रेज चाहते थे कि हाँ पाकिस्तान बनना चाहिए ताकि ये आपस में लड़ते रहेंगे। ठीक है, वो तो वोट डालो राज करो की नीति थी उनकी। बाकी अंग्रेज ये भी चाहते थे कि हम भारत को छोड़ के जा रहे हैं तो कम से कम इनमें आपस में लड़ाई झगड़े ना हो, इनमें खून खराबा ना हो। ये अंग्रेज अच्छे तरीके से जानते थे कि अगर भारत बटा तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु होने वाली है, क्योंकि इतने ज़्यादा जो हिंसा होगी कि संभाल नहीं सकेंगे कि कितने लोग मरे। और हुआ भी यही, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, पंजाब और बंगाल में बहुत ज़्यादा हिंसा हुई और बहुत सारे लोग मारे गए थे। 60-70 लाख लोग मारे गए थे और 1.5-2 करोड़ लोग विस्थापित हो गए थे एक जगह से दूसरी जगह। ओके, तो इस तरीके से अपनी पूरी भारत की आज़ादी की कहानी है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। अब फिर चलते हैं वायसरायों के साथ में। जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में किया था, प्रमुख वायसरायों ने क्या क्या काम किए, जैसे कि लॉर्ड डलहौजी का मैंने बताया था, आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। अब वहां से 1857 से आगे प्रमुख वायसरायों के बारे में बात करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखते चलिए। लॉर्ड मेयो नाम के एक वायसराय थे, 1869 में आए थे और 1872 तक वो रहे थे। अजमेर में उन्होंने 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। 1872 में पहली बार जनगणना की गई थी, 1872 में की गई थी लॉर्ड मेयो के समय पे ही। लेकिन रेगुलरली जो जनगणना की शुरुआत की गई थी उसके 9 साल बाद यानी 1881 से की गई। तो 1881 के बाद में आज तक हर 10 साल में जनगणना की जाती है, 1881 से 91, और अब जो हुई है 2011 की हुई है, अब 2021 में होने वाली है। लॉर्ड मेयो के बाद में लॉर्ड लिटन आए। ये 1876 से 1880 तक रहे थे। इनके शासनकाल में पूरे भारत में भयंकर अकाल पड़े थे। ये आर्म्स एक्ट 1878 लेके आए। इसके तहत भारतीय लोग जो है वो हथियार नहीं रख सकते। ठीक है, तो इसका विरोध हुआ था आर्म्स एक्ट का। लॉर्ड लिटन जो थे उनके समय पे बर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, यानी भारतीय समाचार पत्र अधिनियम। इसमें देसी अखबारों को प्रतिबंधित कर दिया गया। 1878 में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम बर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। सिविल सेवा की उम्र जो थी 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो महाविद्यालय की स्थापना की, यानी मुसलमानों के लिए एक तरीके से थोड़ा बहुत वो बूस्ट करने लग गए थे कि हिंदुओं आगे निकल रहे हैं, मुसलमान आओ आप इनके साथ में टकराव करो। इस तरीके से अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति चालू हो रही थी। उसके बाद में लॉर्ड रिपन, इन्हें उदारवादी वायसराय माना जाता है। 1880 से 1884 तक बर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्त कर दिया गया, जो कि लॉर्ड रिपन के शासन में स्थानीय सुशासन की शुरुआत की गई। हंटर आयोग शैक्षिक सुधारों के लिए विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग आया। हंटर आयोग यानी भारत में शैक्षणिक सुधार की आवश्यकता है, तो देखिए क्या क्या आगे सुधार किए जा सकते हैं उसके लिए। उनके समय पर ही एल्बर्ट बिल आया था। एल्बर्ट बिल जो था उसमें यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों के द्वारा सुनवाई की जाने की बात थी कि जितने भी अंग्रेज लोग हैं उनके विरुद्ध अगर कोई मुकदमा चलता है तो उस मुकदमे में भारतीय जज भी सुनवाई कर सकता है। ये पहली बार शुरुआत करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अंग्रेज जो थे जितने भी गोरे गोरे लोग थे उन्होंने विरोध कर दिया कि भारतीय कैसे हमारे बारे में ऐसा जज कर सकते हैं, भारतीय हमारे ऊपर कैसे हो सकते हैं। तो उसका विरोध हुआ और विरोध होने के बाद में एल्बर्ट बिल वापस ले लिया गया। यानी अंग्रेज भारतीयों को जज कर सकते हैं, लेकिन अगर भारतीय जज नहीं कर सकता अंग्रेजों को। अंग्रेज भले कुछ भी बुरा काम करें, अंग्रेज आपस में जज कर लेंगे, लेकिन भारतीय को जज करने का कोई अधिकार नहीं था। तो एल्बर्ट बिल जो था वो लॉर्ड रिपन के समय पर आया था, जो 1880 से 1884 तक रहे थे, और इसका विद्रोह हुआ तो इसे वापस लेना पड़ा। इसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है, यानी गोरे लोगों का विद्रोह। ठीक है, उसके बाद में अगले जो थे वो हैं लॉर्ड डफरिन। इनके शासनकाल में 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत की गई। संस्थापक जो थे वो एओ हुम थे, और लॉर्ड डफरिन के समय पर टेनेंसी एक्ट लागू किया गया। उसके बाद में एक दो और आए, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है लॉर्ड कर्जन का नाम।
1899 से 1905 तक 6 साल रहे। इन्होंने बहुत सारे आयोग बनाए, सिंचाई आयोग बनाया, पुलिस आयोग बनाया, विश्वविद्यालय आयोग बनाया, अकाल आयोग बनाया। तो प्रमुख आयोग इन्होंने बनाए, इनके सुधार काफी इन्होंने किए। उसके बाद में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लेके आए। भारतीय पुरातत्व विभाग की शुरुआत कर दी 1904 में। कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो बनवाया इन्होंने। और सबसे इंपॉर्टेंट 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, यानी फूट डालो राज करो काम इन्होंने चलता रहा। लॉर्ड मिंटो आए 1905 से 1910, खास काम नहीं किया। इनके समय पर 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, जैसे जीओआई एक्ट 1909 भी कहा जाता है। उसके बाद में लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 तक। 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया। दिल्ली दरबार लगा था, जिसमें ब्रिटेन के राजा, इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम आए थे और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। उसके बाद में लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921, ये भी 5 साल रहे थे। 1916 में कांग्रेस का जो लखनऊ पैक्ट हुआ था इन्हीं के समय पर हुआ था, जिसमें गरम दल और नरम दल आपस में मिल गए थे। 1917 में सैंडलर आयोग आया था इनके समय पर, जो शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा में सुधारों से संबंधित था। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वहां पे बहुत सारे लोगों को मारा गया था। तो वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद में आते हैं लॉर्ड रीडिंग, 1921 से 1926 तक ये रहते हैं। 5 फरवरी 1922 को इन्हीं के शासनकाल में चौरी चौरा हत्याकांड होता है। चौरी चौरा पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता है, जो कि गोरखपुर में। 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी। 1921 को भोपला रेवोल्यूशन होता है लॉर्ड रीडिंग के समय पर ही। 1921 में एम.एन. राय के द्वारा सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत की जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत 1921 में एम.एन. राय के द्वारा की गई थी। लॉर्ड इरविन आते हैं 1926 से 1931 तक। 1928 में साइमन कमीशन आता है, जिसके विरोध में लाला लाजपत राय को लाठियों के द्वारा मार दिया जाता है। दिल्ली के असेंबली हॉल में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बम फेंका जाता है। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण आज़ादी की घोषणा कर दी जाती है। दांडी मार्च होता है 5 मई को। दांडी पहुंचते हैं गांधी जी और नमक कानून तोड़ते हैं। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, जो कि असफल होता है। 4 मार्च 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद में गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसमें सबने अवज्ञा आंदोलन, जो कि दांडी मार्च के बाद शुरू किया गया था, उसे स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद में लॉर्ड वेलिंगटन आते हैं 1931 से 1936 तक। 1932 में उनके शासनकाल में सांप्रदायिक पंचायत की शुरुआत हो गई थी, जिसे रैमजे मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड भी बोला जाता है। पूना समझौता हुआ था 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच में, और उन्हीं के समय पे जीओआई एक्ट 1935 आया था। उसके बाद में लॉर्ड लेनलिथ को 1936 से 1943 तक। 1936 में चुनाव हुए 8 प्रांतों में, मुंबई, मद्रास, बिहार, यूपी, मध्य प्रांत जैसे एमपी बोल सकते हो, उड़ीसा, पंजाब, एनडब्ल्यूएफपी एंड असम, इनमें प्रांत हुए। ज़्यादातर जगह जो था कांग्रेस जीती थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना को भेज दिया बिना कांग्रेस की अनुमति के। तो इन सभी जगहों पर जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 1943 में बंगाल में भयानक अकाल आया था। इसके बारे में मैं काफ़ी बार जिक्र कर चुका हूँ। विंस्टन चर्चिल उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। भारत के पास पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न था, लेकिन इंग्लैंड वाले जो थे वो सारा खाद्यान्न अपने वहाँ ले जाते थे, और बंगाल में अकाल आया था उस समय, और करीब करीब 40 लाख लोग मरे थे। 40 लाख लोग 1943 की बात है, पूरे बंगाल में मारे गए थे। बहुत भयंकर अकाल था वो, ठीक है। लॉर्ड बावेल उसके बाद में आते हैं 1944 से 1947 तक। लॉर्ड बावेल रहते हैं। 1945 में शिमला समझौता होता है। अपना कांग्रेस और कोशिश करते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग को मिला के पाकिस्तान की मांग नहीं मानी जाए, लेकिन मुस्लिम लीग मानता नहीं है। 1940 में कैबिनेट मिशन भारत आता है, ठीक है। उसके बाद में इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी की सरकार बन जाती है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। तो लगने लग जाता है कि अब भारत आज़ाद होने वाला है। फिर भारत को आज़ाद करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बना करके भेजा जाता है। मार्च 1947 से और जून 1948 तक रहते हैं। आज़ाद तो भारत 15 अगस्त को हो जाएगा, लेकिन भारत का जब तक संविधान नहीं बनेगा तब तक वो गणतंत्र नहीं बनेगा।
तो भारत के प्रधानमंत्री जो हैं जवाहरलाल नेहरू जी लॉर्ड माउंटबेटन को ही वायसराय मान लेते हैं कुछ समय के लिए। तो 1948 तक, जून 1948 तक, 15 अगस्त 1947 से जून 1948 तक आज़ाद भारत के प्रथम वायसराय जो रहे वो लॉर्ड माउंटबेटन रहे। 1948 के बाद में राजगोपालाचारी जी, सी राजगोपालाचारी जी वायसराय थे। तो भारत के एक ही वायसराय रहे हैं अब तक, सिर्फ और सिर्फ एक ही वायसराय अपने सी राजगोपालाचारी जी। तो सत्ता हस्तांतरण के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की, 15 अगस्त को भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया इंग्लैंड में और 15 अगस्त को पास करने की गारंटी दे दी गई। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसके बाद में सी राजगोपालाचारी, तो पूर्ण भारत के वायसराय रहे जो सी राजगोपालाचारी। अब बात करते हैं प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और देश निर्माताओं का। ये थोड़ा सा टॉपिक जो है नेशन बिल्डिंग एंड फ्रीडम फाइटर्स थोड़ा सा अलग है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। मैंने यहाँ पे कोर्स जो है वो एग्जाम की दृष्टि से कराया है। बाकी इतने जितने भी आपकी स्क्रीन पर आपको जितने भी आपको ये दिख रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी और नेशन बिल्डर्स, इन सब पर एक एक बायोग्राफी वीडियो बनाई जा सकती है 10-10, 15-15 मिनट की। अभी मैं इनको समझाने लगाऊंगा तो नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन बस अंतर समझा देता हूँ फ्रीडम फाइटर एंड नेशन बिल्डर्स में। देखो, नेशन बिल्डर्स जो होता है वो मोर इम्पोर्टेंट होता है आज़ादी से ज़्यादा। इम्पोर्टेंट ये है कि आज़ादी तो मिल जाएगी, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद में हमें देश को कैसे चलाना है। अगर नेशन बिल्डिंग नहीं करते, आज़ादी जो चाह रहे थे, मान लेते कि आज़ादी किसी एक ऐसे लोगों के हाथ में चली जाती जो कि एक तरीके से आतंकवादी तरीके से या क्रांतिकारी तरीके से भारत को आज़ाद कराया, तो उनके पास में सिर्फ और सिर्फ बंदूक का रास्ता था। अब वो देश को चलाना नहीं जानते हैं आगे की साइड में। आगे देश को कैसे चलाना है, देश तो चलाना है ना आगे। अभी देख लीजिए 1947 से लेके और 2017-18 हो गए, कुल मिला के 70-71 साल हो गई। भारत का कुछ कंडीशन चेंज हुआ क्या? नहीं खास चेंज हो पाया। प्लान अच्छा था, फिर भी नेशन बिल्डिंग में अच्छी तरीके से कामयाब हुए जिस तरीके से वो चाहते थे, लेकिन डेवलपमेंट वाला रास्ता नहीं अपना पाए। अगर सुभाष चंद्र बोस होते तो शायद भारत कुछ दूसरी कंडीशन में होता आज। तो अलग अलग तरीके की विचारधाराओं के आधार पर देश बनता है। बट नेशनल बिल्डिंग यानी पहले राष्ट्र का निर्माण करो, आज़ादी बाद में लेंगे। तो कुछ लोग ऐसे थे कि अभी इसी पल आज़ादी चाहिए, राष्ट्रवाद बाद में देखा जाएगा। ठीक है, राष्ट्र देश बनाना या समाज में सुधार करना बाद में, पहले अंग्रेजों को भगाओ, उन्हें मारो, ये नियम होते थे। तो फ्रीडम फाइटर्स में मैंने एक साइड में लिस्ट बनाई हुई है और इधर की साइड में नेशनल बिल्डर्स। गारंटी तो नहीं दे रहा, पर इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद में दादा भाई नौरोजी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, इनकी 10 से 10, 15-15 मिनट की कभी भी जब मुझे टाइम मिलेगा एक इंस्पिरेशनल बायोग्राफी बनाने की कोशिश करूंगा मैं। अभी तो मैं इन्हें कराने लग जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जिसका कोई यूज नहीं है। ओके, बट नाम बोलता चलता हूँ। फ्रीडम फाइटर्स में हो सकता है कुछ फ्रीडम फाइटर्स और नेशन बिल्डर्स दोनों कंबाइंड भी हो सकते हैं। ओके, पर कोई ध्यान नहीं देना, बस इतना मान लो भारत के स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, आप इनका खुद से इंटरनेट पर सर्च कर लेना, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। मुझे अगर टाइम मिलेगा धीरे धीरे तो मैं इन सब पे 15-15, 20-20 मिनट की एक एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इनकी विचारधारा को समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, मेरा लक्ष्य आपको रटाना नहीं है। मेरा लक्ष्य जो है एक न्यू नेशन बिल्डिंग में आपका योगदान है। न्यू नेशन बिल्डिंग होना चाहिए कि अपने 70 साल में कुछ तो कमी रही होंगी जो हमें सुधारनी चाहिए। तो इन सब के जो इंस्पिरेशंस थे उनकी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। ओके, मदन लाल दींगरा, दामोदर चापेकर, बातें बलवंत फड़के, सूर्य सेन अपने चटगांव कॉन्स्पिरेसी उनके नाम से, मंगल पांडे, मास्टर अमीन चंद, अवध बिहारी बोस, खुदीराम बोस, ये इधर की साइड में। उसके बाद में नेशन बिल्डर्स में बात करते हैं महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट, अबुल कलाम आजाद, पंडित मदन मालवीय, पंडित मोतीलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू। जब बड़े लेवल पे अच्छे भी बोल सकते हो कि ये जो नेशन बिल्डर्स थे ना, इनको शुरुआत में अंग्रेजों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये अंग्रेजों को अच्छा मानते थे। जबकि जो स्वतंत्रता सेनानी है वो अंग्रेजों को अपना दुश्मन मानते थे। नेशन बिल्डर जो थे वो अंग्रेजों को अपना दुश्मन नहीं मानते थे, अंग्रेजों को अच्छा मानते थे। ओके, अभी मैं इन पे ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप खुद से रिसर्च करना। आगे चलते हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है उस हिसाब से। INC के प्रमुख अधिवेशन की बात करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस
यही पूरी अपना इतिहास जो हमने यही तो पढ़ा है कांग्रेस के बारे में, यही इतिहास पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी। बाकी जब आपके लिए ये अनाउंसमेंट है मेरा, आईएएस के लिए मैं हिस्ट्री ऑप्शनल के हिसाब से पूरा कराने की कोशिश करूंगा आईएएस 2019 के प्लान के हिसाब से। तो उस समय मैं किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ूंगा, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री के, ठीक है। तो उस समय देखना, लेकिन ये क्रैश कोर्स है तो क्रैश कोर्स के हिसाब से ही चल रहा है। इसमें से एक दो क्वेश्चंस आने के चांस रहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के हिसाब से। शुरुआत करते हैं। पहला, 1885 में 28 दिसंबर को बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। ये सभी 72 सदस्य अमीर लोग थे, ठीक है, ये सामान्य जनताओं की प्रॉब्लम को नहीं जानते थे। इसके अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ओके, अगला 1886 में कलकत्ता में होता है। पहला कहाँ हो रहा है? मुंबई में हो रहा है। तो 1886 में कहाँ हो रहा है? कलकत्ता में। और तीसरा जो होता है 1887 में, वो मद्रास में होता है। इस तरीके से चलता है। उसके बाद में चौथा जो होता है वो इलाहाबाद में होता है। ओके, 1886 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जिसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। और दादा भाई नौरोजी जो थे वो पारसी व्यक्ति थे। दादा भाई नौरोजी जो थे पारसी व्यक्ति थे। उसके बाद 1887 में मद्रास में, जिसके अध्यक्ष जो थे सैयद बदरुद्दीन तैयब, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कहलाएंगे, ठीक है। तो इससे साबित हो रहा है कि कांग्रेस जो थी वो हिंदुओं की पार्टी नहीं थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी हिंदू थे, दादा भाई नौरोजी पारसी थे। थर्ड नंबर पे जो आते हैं सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, वो मुस्लिम थे। उसके बाद में 1888 में इलाहाबाद में जो सम्मेलन होता है कांग्रेस का, उसमें जॉर्ज यूल अंग्रेज अधिकारी को ही अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ये ईसाई मान सकते हो कि प्रथम ईसाई या प्रथम विदेशी जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूल थे। याद रखना, 1888 इलाहाबाद के सम्मेलन में। इंपॉर्टेंट बात करते हैं। 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। स्वराज और संपूर्ण स्वराज में अंतर होता है। स्वराज का मतलब ये है कि हाँ अंग्रेजों तुम हमारे ऊपर रहो, लेकिन हमें छोटे छोटे लेवल पर स्थानीय शासन की आज़ादी दे दो। संपूर्ण स्वराज का शब्द 1930 में आया था कांग्रेस की तरफ से, उससे पहले कभी बोला ही नहीं था। गांधी जी ने भी नहीं बोला था संपूर्ण स्वराज। सिर्फ डोमिनियन स्टेटस चाहते थे, सोवरेन स्टेट नहीं होना चाहते थे। सोवरेन यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सिर्फ और सिर्फ डोमिनियन यानी सिर्फ स्वराज चाहते थे, स्थानीय शासन चाहते थे। अंग्रेजों को फिर भी वो अपना माई बाप मानना चाहते थे। ओके, 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था। कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा प्रथम बार तिरंगा झंडा फहराया गया था 1906 कलकत्ता अधिवेशन में। उसके बाद में 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष जो थे रास बिहारी बोस थे। कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में बट गया था, और जो नरम दल के जो नेता थे वो से पूर्ण रूप से कांग्रेस मान लिया गया, गरम दल बिल्कुल अलग हो गया था। 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। बिशन नारायण दर उस समय अध्यक्ष थे। 1911 में पहली बार जनगण मन राष्ट्रीय गान जो था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, उसको गाया गया था। तो याद रखना 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया था। उसके बाद में 1914 में, अच्छा वो तो ध्यान नहीं रखना, कोमागाता मारू प्रकरण में शायद उसमें बता नहीं पाया, तो अभी बता देता हूँ। सन 1914 में जापान का एक जहाज जिसका नाम था कोमागाता मारू, वो जहाज चला था जापान से। उसमें भारतीय लोग बैठे थे 375 के आसपास में, और जहाज जा रहा था कनाडा के लिए। कनाडा में भी इंग्लैंड का ही शासन था, ब्रिटेन वालों का ही शासन था, लेकिन कनाडा में उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हुए थे। उन रूल्स के कारण वहाँ जहाज के जितने भी लोग थे जो वहाँ पे बिजनेस करने जा रहे थे, इंडियन जो थे, जो भी थे, उनको वहाँ पर उतरने नहीं दिया गया। बहुत ज़्यादा सिफारिश करने के बाद में 376 में से 20-25 लोगों को उतारा गया। बाकी लोगों को उसी जहाज पे रहने दिया गया। 2 महीने तक जहाज कनाडा के वैंकूवर तट से दूर खड़ा रहा। यानी अब तक 3 या 4 महीने जो लोग थे 375-376 वो समुद्र में ही रह रहे थे। फिर वहाँ पे कनाडा की सरकार ने उस जहाज को नहीं उतरने दिया। वापस से उस जहाज को इंडिया लाया गया। इंडिया में भी भारत की सरकार ने उन्हें कलकत्ता में सबको पकड़ लिया कि नहीं, पहले तलाशी होगी, उसके बाद में तुम्हें सीधा पंजाब भेजा जाएगा, इधर उधर कहीं नहीं जा सकते। तो उस समय जो उसमें यात्री थे वो नाराज हो गए थे। ये जहाज 6 महीने तक समुद्र में रहा था। तो ये 1914 का प्रकरण है। एग्जाम में कोमागाता मारू प्रकरण कब हुआ? तो 1914। कोमागाता मारू क्या था? एक जहाज था, जापानी जहाज, जिसमें 376 के आसपास में भारतीय
लोग बैठे थे, कनाडा गए थे, कनाडा में इंग्लैंड की सरकार थे, वहाँ पे कुछ रूल्स बनाए हुए थे, तो उस रूल्स के कारण उन लोगों को उतरने नहीं दिया गया, फिर जहाज को वापस भेजा गया। वापस आते यहाँ पे भी, भारत में भी उनके साथ बदसलूकी की गई थी। अगला चलते हैं, कांग्रेस के अधिवेशन की बात चल रही है। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ। इसके अध्यक्ष जो थे अंबिका मजूमदार थे। गरम दल और नरम दल पुनः एक हो गए थे। मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ में आ गया था। 1917 में कलकत्ता में एनी बेसेंट की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो एनी बेसेंट प्रथम महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, आयरलैंड की, भारत की नहीं थी। भारत की प्रथम महिला जो बनने वाली है वो सरोजिनी नायडू बनने वाली है, आगे बताता हूँ। ठीक है, तो प्रथम महिला जो अध्यक्ष बनी कांग्रेस की वो थी एनी बेसेंट। 1924 में बेलगांव में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। इसमें अखिल भारतीय चरखा संघ बनाया गया था। 1925 में कानपुर में हुआ था, जिसमें सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनाई गई थी। 1929 में लाहौर का अधिवेशन था। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस भी मान सकते हो। भारत में संविधान जो बनाया गया था वो 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हो गया था, लेकिन उस संविधान को लागू करने के लिए 2 महीने का इंतजार किया। 2 महीने का इंतजार किया, यानी 26 जनवरी 1950 को उसे लागू किया गया। क्यों किया 2 महीने का इंतजार? क्योंकि उन्होंने 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। तो उस डेट को यादगार बनाए रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया था। 1937 में फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ था। तो फैजपुर में गांव में हुआ था, ये पहला सम्मेलन था जो गांव में हुआ था। ठीक है, उसके बाद 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया, लेकिन गांधी के विरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और राजेंद्र प्रसाद को बाकी समय के लिए अध्यक्ष बनाया गया। अब इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, कुछ एक इंपॉर्टेंट जो प्रमुख आंदोलन के प्रमुख नेता थे, उनके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका कुछ डिटेल बता देता हूं आपको। सबसे पहले बात करते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। भारत के वयोवृद्ध नेता थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1901 में, इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में अंग्रेजों का शासन और भारत की गरीबी, इस तरीके से उन्होंने पुस्तक लिखी थी। और इसे उन्होंने, दादा भाई नौरोजी ने धन का निष्कासन सिद्धांत भी दिया था। दादा भाई नौरोजी एक व्यापारी थे। वो बीच में लंदन चले गए थे और लंदन में उन्होंने लिबरल पार्टी की तरफ से एमपी का चुनाव लड़ा था लंदन में रहते हुए, और वहां जीत गए थे। तो मान सकते हो कि भारत का प्रथम व्यक्ति जो इंग्लैंड में जाकर के चुनाव लड़ा हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, और वहां जीत गया हो, तो वो दादा भाई नौरोजी थे। उन्होंने लंदन में लंदन इंडियन एसोसिएशन बनाया था, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन बनाया था। उसके बाद बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक। ये प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे। जन सामान्य से इनका निकट संबंध था। स्वराज की स्पष्ट मांग की थी। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये इन्होंने ही नारा दिया था। केसरी नामक पत्रिका को ये चलाते थे। इन्हें काफी बार जेल हुई थी। ठीक है, भारतीय असंतोष की अभिव्यक्ति का जनक इन्हें ही माना जाता है। और इन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की थी। बंबई में लोगों को इकट्ठा करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए गणपति और शिवाजी उत्सव की शुरुआत की उन्होंने मुंबई में। ठीक है, उसके बाद में लाला लाजपत राय, जिन्हें शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है, ये 1917 से 1920 तक अमेरिका में रहे थे। उन्होंने यंग इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी थी। उसके अलावा बहुत सारे मैगनी जैसे जो क्रांतिकारी थे उनके बारे में उन्होंने जीवनी लिखी, यानी उनकी बायोग्राफी लिखी थी। आपके आईएएस एग्जाम में यही पूछा गया था। यह पूछा गया था कि ऐसे व्यक्ति जो अमेरिका में भी रहे थे, उन्होंने बहुत सारे क्रांतिकारियों की जीवनी लिखी थी, कौन थे? ओके, साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज के दौरान 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने जो लाठियां चलाई गई थी, उनके बाद में जब ये हॉस्पिटल में थे तब उन्होंने बोला था कि मेरे ऊपर किया गया प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। उसके बाद में भगत सिंह 1907 से 1931, ये सिर्फ 23 साल जिए थे, 23 या 24 साल जिए थे। इन्हें शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के लायलपुर गांव में हुआ था। नौजवान भारत सभा
इन्होंने स्थापना की थी। उसके बाद में उन्होंने नारा दिया था हिंदुस्तान जिंदाबाद का। 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी इनके द्वारा। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था और उन्होंने बोला था कि बहरों को सुनाने के लिए बम फेंकना जरूरी था। इन्होंने नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस, इन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है। जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था। इन्हें स्प्रिंगिंग टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने बहुत सारे नारे दिए जैसे कि दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 1938 के हरिपुरा सम्मेलन में ये अध्यक्ष थे और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। बाद में इस्तीफा देना पड़ा था। अब लास्ट में गांधी जी के बारे में बात कर लेता हूं और बाकी जो है हिस्सा है उसे मैं पार्ट 4 में लेके चलूंगा। ठीक है, महात्मा गांधी, इसमें पूरा एक तरीके से अपना हिस्ट्री का ये मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज भी हो जाएगी। महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनका नाम था मोहनदास, इनके पिता का नाम था करमचंद, तो मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम हो गया था। इन्होंने पढ़ाई जो की थी बैरिस्टर की यानी LLB की, वो लंदन में जाकर के की थी। 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वहां पर उनका थोड़ा बहुत सफल हो गए थे। उसके बाद में तुरंत इंडिया आए तो इंडिया में उन्होंने प्रैक्टिस करने की कोशिश की, इंडिया में सफल नहीं हो पाए तो फिर तो दोबारा से अफ्रीका में जो भारतीय व्यापारी थे दक्षिण अफ्रीका में, उन्होंने इन्हें बुला लिया कि आइए और हमारे लिए मुकदमे लड़िए। तो 1895 से 1915 तक लगातार दक्षिण अफ्रीका में रहे थे, सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया था और नेटाल नामक जगह पे उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। नेटाल एक शहर है वहाँ का, तो वहाँ पे नेटाल इंडियन कांग्रेस की शुरुआत की थी। 9 जनवरी 1915 को भारत लौट कर आए। गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु माना। साबरमती आश्रम की स्थापना की 1916 में। 1917 में रामचंद्र शुक्ल के कहने पर चंपारण नामक जगह पर चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। चंपारण में नील की खेती के कारण किसानों पर बहुत सारे अत्याचार हो रहे थे। रविन्द्रनाथ जी ने इन्हें चंपारण आंदोलन के समय पर महात्मा की उपाधि दी थी और जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें बापू की उपाधि दी थी। 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल की थी और उसमें भी इनका आंदोलन सफल रहा। उसके बाद में खेड़ा आंदोलन, इसमें खेड़ा आंदोलन में उन्होंने कर नहीं दो ऐसा नारा दिया। उसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग किया तो अंग्रेजों ने इन्हें केसरे हिंद की उपाधि दे दी। 1919 में खिलाफत आंदोलन का सहयोग किया। इन्होंने 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, उसके बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1924 के INC के बेलगांव अधिवेशन में ये अध्यक्ष रहे थे। 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 6 अप्रैल से शुरुआत किया, दांडी के लिए यात्रा शुरू की और 5 मई को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ दिया। ओके, नवंबर 1931 में ये लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे लेकिन सम्मेलन सफल नहीं रहा। 1940 में उन्होंने फिर से व्यक्तिगत सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जिसमें प्रथम इंडिविजुअल सबने अवज्ञा करने वाले जो थे विनोबा भावे थे और द्वितीय जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया और गांधी जी ने बोला कि ये जो क्रिप्स तिथि है चेक, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। क्रिप्स मिशन जो आया था कुछ प्रस्ताव लेके आया था, वो कोई काम के नहीं है। उसके बाद में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, करो या मरो का नारा दिया। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिल गई। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में प्रार्थना सभा में जाते हुए नाथूराम गोडसे के द्वारा उन्हें गोली मार दी गई। तो उनके प्रमुख नाम जो है वो एक बार दोबारा से बोल देता हूँ। जवाहरलाल नेहरू उन्हें बापू बोलते थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी, सुभाष चंद्र बोस उन्हें राष्ट्रपिता मानते थे, अब्दुल गफ्फार खान जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था, NWFP खौवर खा प्रांत पाकिस्तान वाला, वो इन्हें नंगा फकीर या मलंग बाबा बोलते थे। उसके बाद में विंस्टन चर्चिल बोलता था हाफ नेक्ड पुअर आदमी यानी अर्ध नंगा फकीर बोलता था, फ्रैंक मोरेंस और विंस्टन चर्चिल। उसके बाद में वन मैन बाउंड्री फोर्ट जो था माउंट बेटन इन्हें बोलता था। ठीक है, तो मैंने ये भारत की आज़ादी का आपको क्रैश कोर्स कराया। मैंने सारी चीज़ें डिटेल में नहीं समझाई हैं क्योंकि क्रैश कोर्स का मतलब सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से सारी चीज़ें कराना। ठीक है, बहुत सारी बातें ऐसी हैं इसमें जो अगर आप समझना चाहो तो हिस्ट्री जो है वो नेवर एंडिंग टॉपिक हो जाता है। यानी कि आज़ादी किसने दिलाई ये सवाल आता है, क्या महात्मा गांधी का सबसे बड़ा रोल था
या अंग्रेजों की मजबूरियां थी? क्या भगत सिंह, अब जैसे कि हमने भगत सिंह की बात नहीं की क्योंकि अंग्रेजों के जाने के बाद में शासन जो रहा कांग्रेस का रहा, तो कांग्रेस ने जो इतिहास लिखवाया, जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसमें उन लोगों को भुला दिया गया जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा चुके थे। ठीक है, जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उसके अलावा अपने खुदीराम बोस या सूर्य सेन अध्यापक जो भी थे, बहुत सारे ऐसे थे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कभी नहीं पढ़ाया जाता हमें, उधम सिंह के बारे में कभी नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि हिस्ट्री को एक वन साइडेड चला दिया गया। अब मैंने एग्जाम की दृष्टि से पढ़ाया है तो मैंने ये सारी चीज़ें उसी हिसाब से कवर करने की कोशिश की है। बट आई प्रॉमिस यू, मैं हिस्ट्री को अपने तरीके से आईएएस के हिसाब से पूर्ण कराने की कोशिश करूंगा। आईएएस 2019 एग्जाम के लिए उसमें सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करूंगा। मैं किसी भी एस्पेक्ट को नहीं छोड़ूंगा, उसमें सबको शामिल करने की कोशिश करूंगा। यानी सिर्फ कांग्रेस का इतिहास नहीं बताऊंगा, बाकी रियलिटी क्या क्या थी उन सबको बताने की कोशिश करूंगा। ऐसे समझ लीजिए कि विंस्टन चर्चिल जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे भारत की आज़ादी से 2-3 साल पहले, उनकी लिबरल पार्टी थे, वो 1952 में और 53 में भारत आए थे घूमने के लिए। तो उनसे किसी व्यक्ति ने पूछ लिया था कि बताइए भारत की आज़ादी में महात्मा गांधी का कितना योगदान है। हमें तो यही पढ़ाया गया ना कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जब विंस्टन चर्चिल से पूछा गया कि भारत की आज़ादी में महात्मा गांधी का कितना योगदान है, तब विंस्टन चर्चिल ने कहा था मिनिमल, नाम मात्र का योगदान है। ये तो होना था, हमारे पास में उतने संसाधन नहीं रहे थे, भारत की सेना जो थी वो रिवोल्ट करने लग गई थी, इंग्लैंड द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत कमज़ोर हो गया था, उसके बाद में आज़ाद हिंद फौज ऊपर से आक्रमण कर रही थी, लोगों को डर लगने लग गया था, इसलिए हमें भारत छोड़ना पड़ा। महात्मा गांधी जी जैसे लोग रहते ना तो भारत को तो हम अगले 50 साल तक गुलाम बना के रख सकते थे, उनका ये बोलना था। ठीक है, तो आज़ादी के बारे में मैंने सिर्फ एग्जाम के हिसाब से बताया है, बाकी आपको गारंटेड बोल रहा हूं, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं अगले पार्ट 4 में फिर बहुत सारी चीज़ों को दोबारा से रिवाइज कराऊंगा, एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको रिवाइज कराऊंगा। बट मैं प्रॉमिस कर रहा हूं हिस्ट्री को मैं अपने तरीके से पूर्ण कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने बताया था पढ़ने का मतलब होता है लर्निंग्स। पुराने इतिहास में जो सबक मिले हैं उनसे, जो लर्निंग सीख मिली है उनसे सबक लो और आगे का फ्यूचर बनाने की कोशिश करो। महात्मा गांधी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए भगत सिंह हो सकते हैं, लेकिन महात्मा गांधी का जो इंपॉर्टेंट रोल था वो नेशन बिल्डिंग में था। ठीक है, तो वो सब अपना एक स्पेशल है। तो जब मैं आपको बताऊंगा कि स्वामी विवेकानंद, मेरे जो लोगो है अपने टी शर्ट पे आपने देखा होगा एक साइड में महात्मा गांधी जी, उनका मैं थोड़ा सा बड़ा फोटो लगाता हूँ कि महात्मा गांधी जी इज मोर इम्पोर्टेंट देन अनदर, उसके बाद में भगत सिंह है और स्वामी विवेकानंद जी है। तो मैं उस तरीके से मैंने बहुत सोच समझ के डिजाइन किया था भारत के इतिहास के सभी जो स्वतंत्रता सेनानी है उनको समझ कर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। मैं इसे काफ़ी बार रिवाइज करा चुका हूँ सारे पॉइंट्स को, ये आपको रटना ही है, बहुत सारी चीज़ें फैक्ट्स हैं तो फैक्ट्स रटने ही पड़ेंगे। इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। बाकी आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और पार्ट 4 जल्दी लेके आऊँगा। राम राम सा, धन्यवाद।